साल से जूम डेली, लेकिन हर दिन कुछ लोग नए आते हैं। आज भी इतने सारे लोग नए हैं कि उनको पता नहीं कि उनका नाम क्या है। तो जिन लोगों ने नंबर्स लिखे जूम के अंदर, बिना बुलाए मेहमान मत बनना। आप अपना नाम लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आज कौन से टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं? एनी सजेशंस? कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मॉर्निंग में क्या डिस्कशन किया जाए। सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बेसिस को लेकर अगर स्टार्टिंग की जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि पीएलसी पे तो हमेशा डिस्कशन करते हैं। इसलिए सुबह के सेशन में हम प्लेटिन वर्ड के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते नहीं, क्योंकि सबको पता है फार्म क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट? जनरेशन प्लान क्या है, लेवल कमीशन क्या है, कितना परसेंट मिलता है, क्योंकि ये तो हमें पहले पता चल जाता, हम आए उसके लिए। जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, क्यों करना है, विजन क्या होता है? अगर बेसिक्स से, अगर एक स्टार्टिंग एक तरह से जैसे एक एकेडमिक कोर्स होता है, अगर इसको एक बार स्टार्टिंग से लेकर हम लोग मंथ में अगर हम 3-4 दिन लगातार ये कोर्स करवाएं, तो मुझे लगता है जो नए लोग आते हैं उनमें चेंजेस आएंगे कुछ। उसके लिए फिर जो नए लोग होते हैं उनके लिए एक अलग से बैच करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो नए लोग तो हर दिन आते हैं, फिर कोर्स आगे निकल जाएगा और नए लोग पीछे खड़े रहेंगे। तो जनरल टॉपिक पे जब हम डिस्कशन करेंगे, अच्छा पॉइंट है कि नेटवर्क के ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग नए आते हैं उनको थोड़े से चैलेंजेस आते हैं जब वो मार्केट में जाते हैं। सबसे पहले तो कोई अगर एक नया पर्सन है जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उनके लिए बड़ा चैलेंज से भरा पड़ा होता है वो। जैसे आप मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले आप अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, इन्हीं को फोन लगाते हैं। और जैसे फोन लगाते, अगर कोई उम्र में हमसे ज्यादा है तो फिर वो सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं जो उन्होंने पहले सुने हुए, राइट? ऐसे हमारे बाल सफेद नहीं हुए, तुमसे कुछ ज्यादा दिन देखे हैं, ऐसी कंपनियां तो कितनी आई और कितनी चली गई, और ये बेचारा फिर वहीं पे खत्म हो जाता है। सो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक लेवल पे जाके अगर हम प्लानिंग करते हैं, तो जब हम नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं तो उसके कई सारे छोटे छोटे कारण होते हैं जिसकी वजह से हम पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले तो नेटवर्क के बिजनेस को हम समझने की कोशिश नहीं करते, राइट? कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता। कौन से पिक्चर में एक डायलॉग था, तो दीपिका पादुकोण का डायलॉग था शायद, वो पता नहीं, मैं भूल गया। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, क्योंकि बिजनेस आप चाहे वो चाय बेच रहे हो, चाहे आपने एक सब्जी का ठेला लगाया, या कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो एवरेज एक बिजनेसमैन एक नौकरी करने वाले इंसान से ज्यादा पैसा कमाता है। इसलिए नौकरी और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो हम इसको बिजनेस नहीं समझते, हम इसको पार्ट टाइम जॉब समझते, पार्ट टाइम इनकम का जरिया समझते। आप कभी किसी को अगर स्टडी करोगे, कोई नेटवर्क मार्केटिंग लीडर है, वो जॉब भी करते और नेटवर्क के बिजनेस में आ गए,
या कोई छोटा मोटा पहले से बिजनेस करते थे और साथ में नेटवर्क के बिजनेस में आ गए, तो कई सालों तक उनको अगर मार्केट में लोग पूछेंगे कि आप करते क्या हो, वो कभी ये नहीं बताएंगे कि मैं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आई एम ए प्रोफेशनल नेटवर्कर। वो हमेशा ये बताएंगे मैं एक नौकरी करता हूँ या मैं छोटा मोटा कोई बिजनेस करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन के बारे में कभी नहीं बताएंगे। अगर बता भी दिया ना तो एकदम लास्ट में एक लाइन में बता देंगे कि साथ में ये थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। अब जो नौकरी हम कर रहे हैं, जिससे हमारा घर नहीं चल रहा है, जिससे हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए और हमें विश्वास हो गया कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, और वो हमारे लिए एक छोटा काम होता है, और जिसको जिंदगी भर कर रहे हैं, जिससे कुछ नहीं होना है, वो हमारे लिए मेन काम होता है। जब हम लोगों के सामने अपना एडिफिकेशन करते हैं, यानी मार्केट में जाके हम कभी भी छाती ठोकी ये नहीं बोलते कि मैं नेटवर्क सेलर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल नेटवर्कर हूँ, राइट। नौकरी मेरा साइड बाय साइड चल रहा है, क्योंकि आप मैं नेटवर्क के बिजनेस में नया नया आया हूँ। कुछ दिन के बाद मैं नौकरी को छोड़ने वाला हूँ और नेटवर्क के बिजनेस को फुल टाइम करने वाला हूँ। ऐसा कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस की तरफ लोगों का जो देखने का नजरिया है वो अभी भी सही नहीं है। आज से 25 साल पहले अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में ट्रेडर हुआ करता था या शेयर मार्केट में ब्रोकर हुआ करता था, 25-30 साल पहले, जब शेयर मार्केट इंडिया में ज्यादा अवेयर नहीं था, राइट। 1972 में हर्षित मेहता ने स्कैम किया न्यूज़पेपर के जरिए, तब शेयर मार्केट की बहुत सारी बदनामी हुई, क्योंकि उस वक्त मार्केट में लोगों के पास ज्यादा टीवी नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था, तो न्यूज़पेपर सबसे बड़ा सोशल मीडिया का जरिया था, न्यूज। और उस वक्त शेयर मार्केट की बहुत ज्यादा बदनामी हुई। तो उस जमाने में 1972 के बाद अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में एज ए प्रोफेशनल काम करता था, अपना करियर बनाना चाहता था, तो उस वक्त ऐसे कहा जाता था कि अगर कोई बोलता है कि मैं शेयर मार्केट में काम कर रहा हूं, उसकी शादी भी नहीं होती, यानी उसको कोई लड़की भी नहीं देता था। तो आज की डेट में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसा बोलेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी या समाज के अंदर बदनामी होगी, और इसी चीज से हम जिंदगी में पूरे सपने पूरे करना चाहते हैं, जो बाकी काम से नहीं हो रहे। यानी जिससे हमें लगता है कि हमारे पूरे सपने पूरे हो सकते हैं, वो काम हम जब लोगों के सामने रखते हैं तो बोलते हैं ये छोटा काम है। मैं नौकरी करता हूँ और साइड बाय साइड एक छोटा काम करता हूँ। छोटा काम क्या करता हूँ? नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। यानी जब लोगों को अपना एडिफिकेशन देते तो नेटवर्क मार्केटिंग को हम छोटा बनाते और नौकरी को बड़ा बना देते, और नौकरी छोड़ के यहाँ आ गए क्यों? क्योंकि सपने पूरे करने। तो छोटे काम से सपने पूरे कहाँ से होंगे? सपने पूरे तो बड़े काम से होंगे। तो फिर आप छोटे काम में आ गए और सपने तो बड़े पूरे करने। तो जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें लोगों को अपना एडिफिकेशन ये देना है कि पहले मैं नौकरी करता था, पहले मैं एक छोटा काम करता था, लेकिन मैं अब एक बड़े प्रोफेशन में आ गया हूँ। अच्छा, बड़ा प्रोफेशन? हाँ, जो डायरेक्ट सेलिंग है, जो लगभग लगभग आप 5 साल अच्छे से मेहनत करते हो तो आपके पूरे सपने पूरा हो जाते हैं, या आपके सपने पूरे हो जाते हैं। क्योंकि नौकरी में मैंने देखा कि मेरी पिछली 2-3 जनरेशन के अंदर कोई फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब ये समय मेरे लिए आए, तो मैं इसलिए डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गया हूँ। यानी जब तक हम अपने प्रोफेशन के बारे में छाती ठोक के बात नहीं करेंगे, तब तक लोगों को आपके प्रति विश्वास नहीं मिलेगा। हाँ, मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करता हूँ, अगले 5 साल में बिजनेस करूंगा, 5 साल के अंदर ये मेरा प्लानिंग है, ये मेरे सपने, इसको मेरे को पूरा करना है। तो जिस भी इंसान को आप बताएंगे वो क्या सोचेगा? 5 साल में इसकी गाड़ी आने वाली, इसका घर बनने वाला है, इंटरनेशनल हॉलिडेज पे जाने वाला है, इसका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है, फिर मैं क्या कर रहा हूँ? यानी मैं गलत रास्ते पे हूँ, ये सही रास्ते पे। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों को एडिफिकेशन देते, तुम सही रास्ते पे हो, मैं गलत रास्ते पे हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा काम कर रहा हूँ साथ में। अब वो छोटे काम को आपको बड़ा बनाना है, और जो आपके पास जो छोटा काम है उसको एडिफिकेशन में बड़ा नहीं बनाना है, उसको छोटा रखना है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। दूसरा चैलेंज, मार्केट के अंदर वो लोग हैं जिन्होंने नेटवर्क का बिजनेस किया नहीं है,
नेटवर्क के बिजनेस के अंदर जो लोग फेल होते हैं उनके बारे में उन्होंने सुना है, चाहे वो नेटवर्क की कंपनी हो या नेटवर्क का लीडर हो। जैसे फॉर एग्जांपल 80 से 90% लोग अपने परिवार में बच्चों को ये बोलते कि बेटा पढ़ाई लिखाई करना ताकि अच्छी नौकरी मिलेगी। ये कितने सालों से चल रहा होगा डायलॉग। यानी 90% लोग बोलते हैं पढ़ाई लिखाई करनी अच्छे से क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। कोई ये नहीं बोलता अपने घर के अंदर कि पढ़ाई लिखाई करना ताकि अच्छा बिजनेसमैन बन पाएगा। तो नौकरी अच्छी लगेगी, अच्छी पढ़ाई करोगे तो ये मानसिकता हमारी बचपन से बनाई जाती है। बिजनेसमैन बनने की मानसिकता बचपन से नहीं बनाई जाती। उसका कारण क्या है? क्योंकि हमारे पिछले जनरेशन के अंदर किसी ने बिजनेस किया था और वो बिजनेस में पिट गया था, यानी फेल हो गया था, उसने नुकसान किया था, और उसकी तरफ उंगली दिखा के पिछले 100, 200, 500 साल से सारे गाना गा रहे हैं। अगर बिजनेस करोगे तो उसके जैसा हाल हो जाएगा। नौकरी सेफ है, और एक साइकोलॉजी बन गई है कि पढ़ाई लिखाई करनी है क्योंकि अच्छी नौकरी मिलेगी। तो वैसे डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का भी हाल है इस वक्त। तो हम यहाँ सपने पूरे करने के लिए आते हैं, लेकिन इस काम को हम छोटा समझते हैं। जो काम सबसे बड़ा है, क्योंकि आपको विश्वास हो गया है इसलिए आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपने देखा कि कई सारे लोगों के सपने पूरे हो गए, लेकिन जिसने देखा ही नहीं है, जिसने सिर्फ उसको देखा जो फेल हो गया है, अब उसकी बात हम मानते हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से बोलता है। ऐसी तो बहुत सारी कंपनी आई और गई, हमने तो बहुत दिन देखे हैं, हमारे तो बाल सफेद हो गए, लेकिन उसको इस बिजनेस का पोटेंशियल पता नहीं है। तो इनिशियल स्टेज पे हमारे पास नॉलेज नहीं होने की वजह से हम उन लोगों की बातों में आते हैं जिनका एज हमसे ज्यादा होता है, जो मार्केट में फेल हुए पहले, क्योंकि वो सक्सेस नहीं हुए। अगर वो सक्सेस हुए होते तो आपको ये ज्ञान नहीं देते। कोई भी एक सक्सेसफुल आदमी किसी भी इंसान को डिमोटिवेट नहीं करता। वो आपको जरूर बोलेंगे आप जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, ट्राई करके देखो। लेकिन 99% लोग आपको डिमोटिवेट वही करते जिनके जेब में पैसे नहीं होते, जिनके बैंक में पैसे नहीं होते। अब हमेशा मार्केट में जाके देखो, जो भी आदमी अगर आपको निगेटिव बात करता है, बहुत सारे लोग आपको क्रिप्टो के बारे में निगेटिव बात करेंगे, बहुत सारे लोग आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में निगेटिव बात करेंगे। क्रिप्टो के बारे में निगेटिव बात करने वाले आदमी को इतना पूछना, जिंदगी में कभी कोई कंपनी का शेयर मार्केट में स्टॉक खरीदा है? वो बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि गैम्बलिंग का बिजनेस है। किसने बोला? 50 साल से लोग बोलते हैं, तो इसने डिसाइड कर लिया। आप पिछले 12 साल से लोग बोल रहे हैं शेयर मार्केट गैम्बलिंग का बिजनेस है, क्रिप्टो बाजार गैम्बलिंग का बिजनेस है। तो हम जब लोगों के पास जाते हैं तो हमें डिसाइड करना है कि हम किसकी बात माने। अगर आज की डेट में बहुत सारे लोग पैसे वाले होंगे, लेकिन जिनको टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती। अब वो पैसे वाला तो है, लेकिन टेक्नोलॉजी के बारे में निगेटिव बात कर रहे हैं, फिर वो आदमी पैसे वाला है इसका मतलब वो ज्ञानी होगा, और वो आज टेक्नोलॉजी की बात निगेटिव कर रहा है, मतलब उसकी बात को मानना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम पे भी हमें किसकी बात को मानना और किसकी बात को नहीं मानना उसके बारे में सोचना पड़ता है। अब जो लोग शेयर मार्केट में, जो लोग फाइनेंस के बिजनेस में हैं, जिनको ये पता है कि लोग इंश्योरेंस से पैसा निकाल रहे हैं, म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल रहे हैं, शेयर मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं और क्रिप्टो बाजार में लगा रहे हैं। अब ये सारे इंडस्ट्री के लोग तुम्हारे दोस्त बनेंगे, दुश्मन बनेंगे? सबसे पहले तो दुश्मन वही बनेंगे। बैंक में से पैसा गायब हो रहा है, क्रिप्टो बाजार में जाके लग रहा है। अब आरबीआई हो या एसबीआई हो, जब भी मिलोगे क्रिप्टो के बारे में तो आपको बिल्कुल अच्छे से नॉलेज देंगे कि इतना कितना खराब है। इसका मतलब ये नहीं कि एसबीआई हो या आरबीआई हो या कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी हो तो वो अगर जो बोल रहा है वो सही है।
क्योंकि टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, और ऐसा हुआ नहीं पिछले 50-100 साल के अंदर। और आज हम सब लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। अगर अभी हम उठे और हमने देखा कि चलो जूम चालू करनी है और इंटरनेट नहीं चल रहा, तो क्या इस वक्त हम एक दूसरे से बात कर पाते? और एक मैसेज आता, अपने इंटरनेट नहीं चल रहा, चलो अभी छोड़ दो, कुछ लफड़ा हुआ होगा, टीवी ऑन किया और आपने जाके न्यूज पे देखा कि भारत सरकार ने इंटरनेट को परमानेंटली बंद कर दिया। तो वो जो एंड्रॉयड फोन आपके पास है, पहले तो आप घर से बाहर निकलेंगे, दुकान खोलने का इंतजार करेंगे उसको बेचने के लिए, क्योंकि 1000 रुपए में कीपैड वाला फोन आता है, फिर इसकी क्या जरूरत है? और सारे लोग जब बेचने जाएंगे तो उसको कोई नहीं खरीदी करेगा, वो कचरे के भाव में बिकेगा। यानी आज वो एंड्रॉयड फोन है जिसको हमने 15,000 रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख रुपया दिया है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि उसमें इंटरनेट चलता है। अदरवाइज 1000 रुपए का नोकिया का कीपैड वाला फोन यूज करते। यानी हमें टेक्नोलॉजी को विश्वास करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास नहीं करना है। टेक्नोलॉजी को यूज करना है, लेकिन टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करना है। तो जब हम किसी चीज को यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें विश्वास करना पड़ेगा। तो हम नेटवर्क मार्केटिंग में आमिर बनना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एडिफिकेशन नहीं देना चाहते। हम टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी पे विश्वास नहीं करना चाहते। तो जो चीज हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा अपना विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर उस पर हमने विश्वास किया, दुनिया हमके ऊपर हंसेगी, हमारे ऊपर चलेगा। दुनिया के अंदर जितने भी इनोवेशन हुए, जैसे अभी हमने जो वीडियो देखा सोनू शर्मा जी का, उन्होंने सारी बात की इनोवेशन के बारे में। और जब उन्होंने उस इनोवेशन के बारे में दुनिया के सामने पहली बार कहा, तो दुनिया उनके ऊपर हंस रही थी। यानी आज हम क्रिप्टो बाजार में हैं, 40-50 साल 60 साल की एज के लोग मन ही मन में हंसते हैं, जिनको टेक्नोलॉजी का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है। हम नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, जिन्होंने कभी नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस ना समझा है ना किया है, जैसे आप उनके पास चले जाओगे, उनको ये पता है कि इसको मना नहीं करना है, लेकिन बहाना बनाने के लिए कुछ ना कुछ कारण देना है। हमें सब पता है, मना तो कर नहीं सकते। तो ये चैलेंजेस से हमें बचना बहुत जरूरी है मार्केट में जब हम जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है दुनिया के अंदर, हम डरते रिजेक्शन से। यानी रिजेक्शन को हमने क्या किया है, आपने इमोशन के साथ कनेक्ट किया। यानी अगर किसी ने मुझे ना बोला तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। किसी को अगर मैंने बोला मैं नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करता हूं, और अगर वो हंसेगा मेरे ऊपर, तो मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। तो दुनिया में रिजेक्शन की वजह से 90% लोग फेल है, और 90% लोग बिजनेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। और मैं भी फेल हो गया तो नुकसान तो होगा होगा, लेकिन साथ में इज्जत भी जाएगी। समाज में लोग हंसेंगे, हमने कहा था पहले तुमको नौकरी करने के लिए, लेकिन तुमने मानी नहीं, देखो अब क्या हो गया। तो हम करने से पहले डरते हैं, क्योंकि रिजेक्शन। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए, और हमें पता है कि यहाँ पे लोगों के सपने पूरे होते, और उसका एक सिंपल कारण है। मैं जब गांव से शहर पहुंचा था 17 साल की एज में इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने के लिए, तो घर से 2000 रुपया मिलता था, हॉस्टल में मेस के पैसे देने का और हॉस्टल से कॉलेज ट्रेन पकड़ने का। उससे ज्यादा कोई पैसा नहीं मिलता था। कभी कुछ झूठ बोल के 500 रुपये एक्स्ट्रा लेके आते थे, ट्यूशन के नाम पे, किताबों के नाम पे, ताकि जूते खरीदने का मौका मिले, जीन्स खरीदने का मौका मिले, टी शर्ट खरीदने का मौका मिले। वो भी झूठ बोल के लाना पड़ता था। लेकिन 17 साल के एज में जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में पता चला, और धीरे धीरे डायरेक्ट सेलिंग में आगे और काम करना शुरू किया, तो 18 साल तक पता ही नहीं चला कि नौकरी क्या होती है। यानी कभी सोचे नहीं लोग क्या सोचेंगे, जिंदगी में कभी नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं। यानी जो भी काम आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका अगर विश्वास है, तो आपको तो 100% सक्सेस मिलना है। लेकिन आपका विश्वास नहीं है तो 100% फेल्यूर है। और आज बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर अगर उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। उसका कारण क्या है?
क्योंकि उनका अपना अंदर से बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है। वो बस दुनिया को देख रहे कि दुनिया यहाँ कैसे पैसे कमा रही है, चलो मैं भी थोड़ा अंधेरे में पर्दे के पीछे से काम करके पैसे कमाता हूँ, और जब मैं पैसे कमाऊंगा तब जाके दुनिया को बताऊंगा हाँ मैं ये करता हूँ, और होने वाला नहीं है। तो आपको पैसे कमाने से पहले पर्दे पे आना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा कि हाँ ये मैं करता हूँ, फिर पैसे उसके पीछे आएंगे। क्योंकि दुनिया को आप बताओगे नहीं तो दुनिया को पता कैसे चलेगा आप क्या करते हो। दुनिया को तो पता है आप नौकरी करते हैं, क्योंकि आप डंके के साथ बताते हो मैं जॉब करता हूँ और साथ में 1-2 घंटे के लिए पार्ट टाइम नेटवर्क का बिजनेस करता हूँ। अब जिस बिजनेस को आपने पार्ट टाइम समझ लिया, पार्ट टाइम काम में कौन आना चाहेगा? किसको पसंद है पार्ट टाइम काम करना? तो हर कोई बोलेगा भाई मैं तो, मेरा तो सही, सब कुछ सही चल रहा है, मैं धंधा कर रहा हूँ, उसमें मेरे को अच्छा खासा पैसा आता है, या मैं नौकरी कर रहा हूँ मेरी सैलरी अच्छी आती है, तो मैं पार्ट टाइम वाले काम में क्यों फंसू, छोटे मोटे काम में क्यों फंसू? साथ में एक मैं छोटा काम करता हूँ, क्या? नेटवर्क मार्केटिंग। और बड़ा काम क्या? नौकरी। तो छोटे काम में कोई भी नहीं आएगा आपके साथ में। लेकिन आप ये बोलते हो मैं अभी तक नौकरी करता था, इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन अब मैं एक बड़े काम में जा रहा हूँ, और वो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, जिसमें मैंने देखा कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई है। अब वो हर इंसान जिसके सामने आप ये डायलॉग मारते हो उसकी नींद खराब हो जाएगी, ये कोई बड़ा करने जा रहा है। यानी आपने अपना एडिफिकेशन चेंज किया पूरा का पूरा। और आज हम फेल हो रहे हैं उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम अपना एडिफिकेशन को छुपा रहे हैं। हम सच्चाई को सामने नहीं लेके आ रहे कि हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। तो ये इनिशियल स्टेज है जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं और रिजेक्शन की वजह से हम पहले गायब हो जाते हैं, या हमने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया उसके बाद वहीं पे हम रुक गए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर से आवाज नहीं निकलती, हमें डर लगता है मैं ये बोलूंगा तो लोग हंसेंगे। और हंसने वाले कौन है? दोस्त और रिलेटिव्स, क्योंकि सबसे पहले हम उनके पास जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू करोगे, आपका उसमें कोई दोस्त नहीं, कोई रिलेटिव नहीं है, तो आपके ऊपर कोई हंसेगा नहीं। तो इसलिए आपने आज डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, तो एक तो आप 1000 किलोमीटर दूर चले जाओ घर से और वहां जाके करना शुरू करो, फिर आप सक्सेस हो जाओगे। लेकिन ऐसा हम करेंगे नहीं, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। घर छोड़ना, 1000 किलोमीटर दूसरे शहर में जाना, वहां जाके एक घर रेंट पे लेना, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना, फिर नए लोगों के कॉन्टैक्ट्स बनाना, वो पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या लगता है ये सबसे आसान है, पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, फ्री में रहने को मिलता है, फ्री में खाने को मिलता है, 2-4 लोग यहीं पकड़ेंगे और यहीं से अमीर बन जाएंगे, जो कभी होता नहीं, क्योंकि वो बनने नहीं देते हमें। वो केकड़े वाली जो हमने एक स्टोरी सुनी होगी कई बार, एक कुएं के अंदर 50 केकड़े होते, क्रैब्स, और उनको कुएं से बाहर निकलना होता है, लेकिन जब जैसे एक ऊपर आता है दूसरा उसको नीचे खींच लेता है। तो ये काम करने वाले हमारे रिलेटिव्स, हमारा समाज और हमारे दोस्त होते हैं, और हम उन्हीं के पास जाते सबसे पहले, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिजेक्शंस मिलते हैं। तो जब हम नेटवर्क में आ गए तो सबसे पहले हम जिस काम को करते थे उस काम को अभी उस दिन से हमें छोटा मानना शुरू करना है, कि ये मेरे लिए एक छोटा काम था जिसको मैं अभी तक कर रहा था, लेकिन अब मैं एक बड़े काम में शिफ्ट हो गया हूँ, और इससे अगले 5 साल में मेरी जिंदगी बदलने वाली पूरी, और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। मेरा प्लान है 5 साल के अंदर 5 करोड़ रुपया कमाना है, 1-1.5 करोड़ का अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा बैंक बैलेंस बनाना है, और उसके बाद फिर आगे सोचना क्या करना है। अब ऐसा डायलॉग मारना शुरू करो, सबकी नींद खराब हो जाएगी, दोस्तों की, रिलेटिव्स की, सबकी नींद खराब हो जाएगी। 1 मिनट मेरे को चार्जिंग पॉइंट लगाना है। ओके, सॉरी। तो हमारा एडिफिकेशन शुरुआत में गलत हो जाता है, जिसकी वजह से मार्केट में हमारा इंप्रेशन नहीं पड़ता है, और साथ ही साथ हमें बिजनेस का नॉलेज नहीं है, हम बिजनेस के बैकग्राउंड से नहीं आए,
तो हमें बिजनेस की स्ट्रेटेजी पता नहीं होती है। जैसे पॉलिटिक्स के अंदर एक नेता दूसरे नेता को स्टेज पे आके गाली गलौज करते हैं, और वही नेता फिर इलेक्शन खत्म होता है तो शाम को बैठ के 2 पैक मारते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशन का पार्ट है। मोस्टली मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, ये कांग्रेस का नेता है, एक बीजेपी का नेता है, लेकिन दोनों एक समाज के, और हमेशा जब इलेक्शन आते तो एक दूसरे को गाली देते, और बाद में कांग्रेस के नेता की बेटी की शादी बीजेपी के नेता के बेटे के साथ होती है, क्योंकि वो दोनों एक समाज के होते हैं। क्योंकि वो प्रोफेशनल है, इसलिए उनको पर्दे के ऊपर आके कुछ और बोलना होता है, और पर्दे के पीछे समाज है, इसलिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना होता है। तो बिजनेस के अंदर जब हम आते हैं तो बिजनेस के हमें कुछ इथिक्स पता नहीं होते। तो हम जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर आने के बाद, या कोई भी बिजनेस में जाने के बाद, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ गिमिक्स हमारे पास होने चाहिए होते, मार्केट को समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए, और वो नहीं होने की वजह से भी फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यानी हमेशा आपको मार्केट समझ में आना चाहिए, मार्केट के हिसाब से चलने को आना चाहिए। तो ये हर बिजनेस के अंदर एक जैसा ही होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग का जो बिजनेस है वो बाकी बिजनेस की तरह ही, तो बाकी बिजनेस को अगर हम समझते हैं तो उसी की तरह इसको भी हमें समझना है। जब हम बिजनेस में आ गए, अब बिजनेस में आने के बाद बिजनेस को चलाने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले हम जिस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए, जो प्रोडक्ट हमारे पास है, उस प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल क्या है, उसका कस्टमर बेस कौन है, वो कौन से एरिया में ज्यादा मूव होने वाला प्रोडक्ट है, कौन से लोग कौन सी कैटेगरी में ज्यादा मूव होने वाला प्रोडक्ट है, उसके लिए हम मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, उसके प्रमोशंस कैसे कर सकते हैं। अब इससे इस प्रोडक्ट के साथ प्लैटिन वर्ड के प्रोडक्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये मार्केट का एक जनरल नॉलेज है। जब हम एक बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस को चलाने के लिए हमें कुछ गिमिक्स को यूज करना पड़ता है। और फिर कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग सक्सेस क्यों होते हैं, सबके पास सेम प्रोडक्ट होता है, सेम इंडस्ट्री में काम करे, कुछ लोग स्ट्रगल करे और कुछ लोग उसी इंडस्ट्री में करोड़ रुपए कमा रहे। जूते का व्यापार लो, 50 कंपनी है मार्केट के अंदर, लेकिन 5 कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, और बाकी के 45 भाड़ा भरने के लिए मजबूर है। कपड़े का व्यापार लो, यानी दुनिया में किसी भी काम के बारे में सोचो, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज कार है, मारुति, इंडिगो, ये भी कार है, लेकिन बिकती है 5 लाख में, वो बिकती है 50 लाख में। तो ये डिपेंड करता है हमारी स्ट्रेटेजी के ऊपर कि हम मार्केट में अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली जब हम मार्केट में अपने आप को थोड़ा सा अलग रिप्रेजेंट करेंगे तो लोगों का नजरिया बदल जाता है। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आते हैं तो पहले हमें प्रोडक्ट का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, मार्केटिंग का पूरा नॉलेज होना जरूरी है, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट कौन से लोगों के लिए सही कैटेगरी में है उसके बारे में हमें थोड़ा सा साइकोलॉजिकल जाना जरूरी होता है। और उसके लिए लगने वाला जो कंटेंट है, जो स्किल है, वो हमारे पास होना जरूरी होता है, जिसके ऊपर लोग काम नहीं करते। क्योंकि हम बहुत आसानी से नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं और फिर हम एक सेल्समैन बन जाते हैं। और हमने देखा है कि सेल्समैन जब किसी के ऑफिस में या घर में जाता है तो मोस्टली लोग उसका प्रोडक्ट देखने से पहले मना कर देते, टाइम नहीं है, बाद में आना, हमारे काम का नहीं है। देखा भी नहीं तो काम का कैसे नहीं है, बिना देखे। तो क्योंकि हमारी मानसिकता बन चुकी है, सेल्समैन आ गया, इसे कुछ खरीदना नहीं है। तो हम जब सेल्समैन बनेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा। और 99% लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आकर सेल्समैन बन जाते हैं, हम बेचने के पीछे लग जाते हैं। हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है। लोग अब जब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आ गए तो आपका प्रोडक्ट, आपकी कंपनी बाजू में रखो। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस सपने बेचने का बिजनेस है। तो आप सबसे पहले जाके उस इंसान को सपने बेचो। जब वो सपने आप बेचोगे उनको,
तो वो बाद में बोलेंगे यार ये तो मेरे सारे सपने जो आप बोल रहे हो सही है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? कुछ नहीं करना है, प्लैटिनम वर्ल्ड में आना, 110 यूरो का एक फार्म खरीदना है, वो प्रोडक्ट को समझना है, फिर बाद में लोगों को बताना है। बस ये करने से आपके सपने पूरे हो जाएंगे, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। प्रोडक्ट एकदम लास्ट में 10% आ गए, 90% आपने उसके सपने बड़े बना दिए। लेकिन हम क्या करते हैं, ये प्लैटिनम वर्ल्ड, ये एलेक्सर, ये अल्टीमा का फार्म, ये एक्स का फार्म, इसको खरीदोगे जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदलने वाला इंसान, उसको पहले जिंदगी क्यों बदलने उसके बारे में तो बताना पड़ेगा। हर कोई लॉटरी का टिकट खरीदता है और लॉटरी सबको लगती नहीं है, वो लक बाय चांस किसी को लगती है, वो भी तुक्के पे। जिसको लगी उसको भी नहीं पता होता है, उसको विश्वास भी नहीं होता कि मेरे को लॉटरी लगी है। तो लॉटरी हर किसी को क्यों नहीं लगती है? क्योंकि हमारा विश्वास ही नहीं होता है पहले से, लगेगी क्या नहीं लगेगी। बस किसी को लगी है, चलो एक बार खरीद के देखते हैं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में। तो हमें यहाँ पे लोगों को उनके सपनों के बारे में जगाना है कि आप इस इंडस्ट्री में आके आप क्या क्या कर सकते हैं, इसमें पोटेंशियल कितना बड़ा है। जब उसको इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल और इस इंडस्ट्री में आने के बाद का पोटेंशियल आप बता दोगे, तो बोलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट छोड़ दो, मैं तो ले ही लूंगा, आप बताओ आगे क्या करना है। तो एडिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यानी यहाँ पे हर चीज में एडिफिकेशन आ रहा है। आपने एक नौकरी छोड़ी, आपने डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस ज्वाइन किया, प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप अपने डिंडोरा पिटना शुरू किया, हर किसी के पास जा रहे हो, ओवर एक्साइटमेंट, लोगों को लग रहा है अचानक इसको क्या हो गया। एक बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है, फिनटेक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, 100 से ज्यादा कंट्री के लोग उस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, उसके साथ मैं कनेक्ट हो गया हूं और अगले 5 साल के अंदर पूरी जिंदगी बदलने वाली है। जम के मेहनत करूंगा और डेली ये चल रहा है आपका रूटीन, ऑटोमेटिक पीछे लाइन लग जाएगी क्योंकि आपने एडिफिकेशन स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब फिर लोग बोलेंगे भाई प्रोडक्ट तो बाद में, पहले बताओ क्या करना है। अब ये एडिफिकेशन हमारा स्ट्रॉन्ग हो गया, हमारे अंदर एक्साइटमेंट है। अब हमारा जो मार्केटिंग का प्लान है, जो लोग आपके साथ आ गए, आपने उनको सपने दिखा दिए, राइट, उनको भी लग रहा है यार आपके सपने पूरे होने तो हमारे भी होंगे, चलो आगे बढ़ते मिलके। अब डुप्लीकेशन के लिए काम करना है। अब हम वहां पे भूल जाते हैं कि बाकी के जो लोग हमारे साथ में आ गए उनके भी सपने हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं बस इन लोगों को बेवकूफ बना के अपने सपने पूरे करने हैं, तो कभी नहीं पूरे होने। तो जब आप उनको सपने दिखा के लेके आ गए और आप इनको बेवकूफ बनाना चाह रहे हैं, तो आपके सपने कहां से पूरे होंगे? तो आपको आपके सपनों के साथ साथ उनके भी सपने पूरे करने हैं। यानी फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी मेहनत आप अपने लिए करने के लिए तैयार है, उतनी मेहनत आपको उनके लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके सपने पूरे होंगे तो आपके सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपने उनको सपने दिखाए और वो आपके ऊपर विश्वास करके आ गए। तो इसलिए आप डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में जब आते तो आपको लोगों को फिल्टर करना है कि जो लोग सपने पूरे करने के लिए सीरियस है। आपने जितने लोगों के अकाउंट्स बना दिए, उसमें से उनके अलग लिस्ट बना के नाम अलग करना है, जो बड़े सपने देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए काम करना चाह रहे हैं। अब उनके ऊपर आपको काम करना है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 3-4 टाइप के प्लान्स होते हैं। एक जनरेशन प्लान होता है, एक बाइनरी प्लान होता है, एक मैट्रिक्स प्लान होता है, राइट। बाइनरी प्लान 2 लेग में चलता है, यानी आपका नेटवर्क पूरा 2 लेग के नीचे चलता है, बस तीसरा चौथा लेग की आपको जरूरत नहीं होती। मैट्रिक्स प्लान होता है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, फिर उतने लेग आप डेवलप करते, उसके बाद नहीं करते। और जनरेशन प्लान होता है, उसमें आप अनलिमिटेड लेग ओपन करते। लेकिन कोई भी काम को एक लिमिट के बाहर आप लेके जाओगे तो उसमें आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो आपको उसको लिमिट के अंदर रखना पड़ेगा। जब हम वो एक गेम होता है जब बंदूक से हम निशाना लगाते और एक सर्कल होता है सामने, और वो सर्कल के अंदर ही हमारा निशाना लगना चाहिए होता है, राइट। आप वहां अंधाधुंध कहीं पे भी मार रहे हो और आपने सोच लिया कि चलो एक तो लग जाएगा, वो एक भी लगना नहीं है, लेकिन आपने हर निशाने को ये सोच के मारा कि नहीं, इसको तो मेरे को राइट डायरेक्शन पे मारना है,
तो कोई ना कोई एक लगेगा। तो यहाँ पे भी हमें बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हमें एक लिमिट के साथ, एक दायरे के साथ उसको करना जरूरी है। यानी आप अंधाधुंध करेंगे तो वो सर्कल के अंदर एक भी निशान आपका नहीं लगने वाला है। आपने 50, 100, 200 लोगों के अकाउंट्स बना दिए, दे धपाधप दे धपाधप दे धपाधप, और आप अभी किसी को सर्विस नहीं दे रहे। अब आपको पता ही नहीं कस्टमर कौन है और बिजनेस पार्टनर कौन है, तो फिर आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आपने 10, 20, 25 अकाउंट्स बना दिए, अब 25 में से आपने फिल्टर किया कि कौन सीरियस लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, फिर उनके ऊपर आपको काम करना है। तो जब आप काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि पहले आपने एक लेग ओपन किया, दूसरा लेग ओपन किया, तीसरा लेग ओपन किया, तो उसमें से सबसे एक्टिव पार्टनर्स कौन है उनके ऊपर ज्यादा काम करना। यानी पहले एक ग्रुप को स्ट्रांग बनाना है, उनको अपने लेवल पे लेके आना है। सर वो मेरे लेवल पे आएगा तो इन्फिनिटी गायब हो जाएगी, तो इसलिए हम टांग खींचने के काम करते हैं, किसी को डायमंड बनने नहीं देते। वो डायमंड बनेगा तो 15% गायब हो जाएगा, तो ऐसे रहने दो उसको, ये ज्यादा दिन डायमंड नहीं बनना चाहिए। तो ये डर के मारे हम अपने टीम का सपोर्ट नहीं करते। खुद को डायमंड बनना है लेकिन नीचे किसी को डायमंड बनने नहीं देना। ये 90% नेटवर्कर की मानसिकता बन जाती है। जब वो डायमंड बन जाता है तो वो एक शपथ ले लेता है कि मैं अपने टीम में किसी को डायमंड जल्दी बनने नहीं दूंगा। और आप इस बिजनेस में आ गए तो आपने पहले 1 और 2 लेग के ऊपर फोकस किया, उनको स्ट्रांग बना दिया, उनको अपने लेवल पे लेके आ गए, उन्होंने अपने बिजनेस की ओनरशिप ले ली। आपका अब जिम्मेदारी बनता है तीसरे और चौथे लेग को डेवलप करने का, फिर उनको उस लेवल पे लेके आने का ताकि वो भी अपने बिजनेस की जिम्मेदारी ले। फिर 5वें और 6ठे लेग के ऊपर आपको काम करना है, फिर उनको उस लेवल पे लेके आना है जो अपने बिजनेस की जिम्मेदारी ले, ओनरशिप ले। फिर उसके बाद आप कुछ नहीं करोगे तो भी आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, क्योंकि आपने उन लोगों को उस मुकाम पे लाके छोड़ा जिस मुकाम पे आप जाना चाहते हैं। लेकिन आज क्या होता है, हम सिर्फ अकेले जाना चाहते हैं, बाकी किसी को जाने नहीं देना चाहते, और फिर सोचते हैं हमारा नेटवर्क तो काम ही नहीं कर रहा। इतनी मेहनत की, इतना समय लगाया, इतना पैसा खर्चा किया, इतना दिन घर से बाहर रहा, अभी मैं बाहर नहीं जा रहा हूं तो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप नहीं ली, आपने उनको ओनरशिप लेने का मौका नहीं दिया, उस मुकाम पे लाके आपने उनको नहीं रखा, तो फिर वो काम कैसे करेंगे। तो पहला एक लेग, दूसरा एक लेग, 2 लेग के ऊपर हम पहले काम करेंगे, उनको स्ट्रांग करेंगे, उनको अपने लेवल पे लेके आएंगे, यानी उतने मजबूत उनको लीडर बनाएंगे जितने मजबूत हम बने या बनना चाहते हैं। फिर वो 2 लेग डेवलप हो गए, फिर तीसरा और चौथा लेग, फिर 5वां और 6ठा लेग, फिर आपको लगता है कि आप यहाँ पे रुकना है आपको, और आपके पास जो सक्सेस स्टोरी है, जो एक्सपीरियंस है, वो सारा एक्सपीरियंस का बेनिफिट इन लोगों को देना है। जैसे मेरे डायरेक्ट में 63 लोग हैं, 63 में से करीबन 40 से ज्यादा अकाउंट तो फैमिली के, उनके अपने हर किसी के फार्म लगे हुए, और बाकी के बचे हुए लोगों में से मैं 9 लोगों के ऊपर काम करता हूँ। अब उससे ज्यादा लोगों के ऊपर मैं काम नहीं करता हूँ। डेली 10 फोन आते, लेकिन मैं किसी को एंटरटेनमेंट नहीं करता हूँ। उनको पूछता हूँ आप कौन से सिटी में रहते हो, वहां मैं किसी को रेफरेंस देता हूँ, उनके साथ कनेक्ट हो जाओ अगर आपको काम करना है, नहीं आपके साथ डायरेक्ट काम करना है तो आप मेरे साथ काम नहीं कर सकते, आप इस कंपनी में मत आओ, फार्म खरीदो, पैसिव इनकम चाहिए, कोई और कंपनी में जाके काम करो, क्योंकि मैं आपको सर्विस नहीं दे सकता हूँ। तो फिर वो बाद में डिसीजन लेते कि नहीं सर ठीक है, आपका सपोर्ट तो मिलेगा, 100% मिलेगा, तो कोई एक लीडर के साथ आपको वहां पे कनेक्ट होना है जो आपके सिटी से, जो आपको सर्विस दे सकता है। कभी कभी क्या होता है, मैं अगर मान लो किसी सिटी में मीटिंग करने गया हूं तो 4 लीडर के फोन आते हैं 1000 किलोमीटर दूर से, सर आप गुवाहाटी में, हाँ मेरा एक दोस्त है वहां पे, क्या भेजू उसको। अच्छा आपने भेज भी दिया, वो होटल पे आ गए, मिले मेरे को, प्लान प्रेजेंटेशन हो गया, उनको बहुत अच्छा लगा। अगली बार कौन जाएगा वहां पे, तुम तो जाने वाले नहीं हो, तुम बोलोगे सर 1000 किलोमीटर दूर है, और मेरी भी कोई गारंटी नहीं मैं दोबारा कब जाऊंगा। तो फिर उस इंसान को ज्वाइन करके आपने क्या किया, कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि उसको आप सर्विस नहीं दोगे, वो रुक जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, और इस प्लेटफॉर्म के बारे में वो अनाप शनाप बोलना शुरू करेगा बाद में, मैंने तो ज्वाइन किया था कुछ नहीं हुआ। तो हमें उस दायरे में जाके काम करना है जिसके अंदर हम बार बार जा सकते, या हमारा कोई सीनियर है वो रिस्पॉन्सिबल है उस लीडर को सर्विस देने के लिए, तब जाके हमें वहां पे बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मान लो आपने
आप दिल्ली में रहते हो, आपने मुंबई में किसी को ज्वाइन किया, कोई सीनियर वहां पे गए थे, उनको मिला दिया फोन पे और उन्होंने ज्वाइन किया, बोले यार मुझे भी काम करना है, और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो सीनियर भी बाद में गए नहीं वहां और आप भी नहीं जा पा रहे, तो वो आदमी फ्यूचर में जो डायमंड बनने वाला था उसका मर्डर आपने पहले कर दिया। जिस दिन आप मैच्योर हो जाते, आप स्ट्रांग लीडर बन जाते, आपके पास फाइनेंशियल पोजीशन आती, आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज होता, और बाद में जाके आप जब उसके साथ बैठ जाते और उसको बोलते सॉरी मैं थोड़ा बिजी था, अभी मैं फ्री हो गया, अब मैं तुमको डायमंड तक लेके जाऊंगा, तुम्हारे साथ काम करूंगा, और उस वक्त जाके उसको ज्वाइन करते, या पहले उसको सिर्फ फार्म दिया होता आपने और बाद में जाके उसके साथ नेटवर्क बिल्ड किया होता, तो फ्यूचर के लिए आपके लिए डायमंड बन जाता। लेकिन हम क्या करते हैं, शुरुआत में 2 5 10 लोगों को ओवर एक्साइटमेंट में ज्वाइन करवाते और बाद में उनको सर्विस नहीं देते, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता, या फिर हम बहाने बनाते, मैं जाऊंगा, आने जाने का खर्चा लगेगा, होटल में रुकने का खर्चा लगेगा, वहां लोगों को चाय पानी पिलाना पड़ेगा, उसका खर्चा लगेगा, बार बार जाना पड़ेगा, उसका खर्चा लगेगा। ज्वाइन करवाया क्यों? क्योंकि कमीशन आना था, और बाद में वो पीछे पड़ गया, मेरे को भी काम करना है, तो हम बहाने बना रहे, क्योंकि हम कैलकुलेशन देख रहे हैं, मैं जाऊंगा तो मेरे इतने पैसे खर्च हो जाएंगे। अब पौधा लगाया तो उसको पानी तो डालना पड़ेगा ना, अपेक्षा कर रहे फल की, पौधे से तो फल आना नहीं है। तो अगर हमने अभी इंडिया के अंदर किसी को भी फार्म सेल किया है, तो उनको ये बोल सकते कि हमारा जो सोशल मीडिया के थ्रू जो प्रेजेंटेशन होता है जूम के माध्यम से शाम को सुबह में, उसको आप रेगुलर ज्वाइन कर लो, कंपनी को समझ लो, प्रोडक्ट को समझ लो, इंडस्ट्री को समझ लो, और जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुम्हारे साथ आके बैठ के वहां पे बिजनेस को ग्रो करूंगा, तब तक तुम थोड़े मैच्योर हो जाओ। यानी हमने पहले उनको प्रोडक्ट दे दिया, उन्होंने 2 महीना 3 महीना समय ले लिया, उनको मार्केट भी समझ में आ गया, 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर उन्होंने देखना मार्केट कितनी बार ऊपर गया, कितनी बार नीचे आ गया, उसके बाद वो मैच्योर हो जाते, उनके मन के अंदर का डर खत्म हो जाता है, और उसके बाद फिर वो बोलते यार मेरे को काम करना है, और तब जाके जब आप उनके साथ में बैठोगे तो वहां पे आपका बिजनेस रुकेगा नहीं। लेकिन आज आपने एक्साइटमेंट में जाके उसको फोन किया, ज्वाइन भी करवा दिया, उन्होंने प्रोडक्ट भी बाय किया, और 3 4 महीने तक आप गए नहीं, और 4 महीने के अंदर उन्होंने देखा मार्केट तो नीचे 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 चला जा रहा है, एक तो फोन करना आपको बंद कर देंगे, क्योंकि उनके मन में पहले डर बैठ गया। लेकिन अगर आपने उनको मैच्योर कर दिया, उनको एजुकेट कर दिया, और वो एकदम मैच्योर हो गए और वो बोले नहीं मुझे तो करना है, फिर वो बिजनेस आपका रुकने वाला नहीं है। यानी एक लीडर को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगले 5 साल के अंदर 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए कमाना है, बेसिक लेवल पे। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए हो और 5 साल के अंदर आप 5 करोड़ रुपए नहीं कमाते, तो आप इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है। 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाना बहुत आसान है। मैं तो ये बोलूंगा कि जिसके पास 5 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और उनको प्लेटिनम अवार्ड मिल जाए, तो उसने तो 100 करोड़ के बारे में सोचना है 5 साल में। आप मोर देन 100 करोड़ का अर्निंग कर सकते हैं 5 साल के अंदर, अगर आपके पास 5 साल के ऊपर का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है और प्लेटिनम अवार्ड जैसी कंपनी आपके साथ में, तो आप 100 करोड़ के लायक है। लेकिन एक फ्रेश इंसान है जिन्होंने अभी अभी इस बिजनेस को ज्वाइन किया और वो 5 साल इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो 3 करोड़ से 5 करोड़ कमाने के हकदार बन सकते। कोई भी इंसान पूरी जिंदगी भर कोई भी बड़ी सी बड़ी नौकरी करता है, एक जज को भी और एक IAS IPS ऑफिसर को भी अगर आप ईमानदारी से नौकरी करते देखोगे तो भी उनके पास 5 करोड़ रुपया नहीं मिलेगा आपको। करप्टेड के पास तो दुनिया भर का मिलेगा, बंगले मिलेंगे, प्लॉट मिलेंगे, बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अंडर टेबल बहुत कुछ ले लिया है। लेकिन एक ईमानदार अगर एक IAS IPS ऑफिसर अगर नौकरी करता तो भी 5 करोड़ का नहीं बनता रिटायरमेंट के बाद। लेकिन एक नेटवर्कर अगर वो जी जान से मेहनत करता तो 5 साल में 5 करोड़ का आदमी बन सकता है, एक अच्छी कंपनी के साथ काम करके। तो हम सब लोग जब इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो हमें सबसे पहले समझना है कि बिजनेस क्या है, और जब हम बिजनेस को समझेंगे तो प्रोफेशनल बनना है, हमारे प्रोडक्ट को समझना है, मार्केटिंग को समझना है, और फिर वो प्रोडक्ट का यूज, ये प्रोडक्ट किसके काम का है उसको समझना है, और फिर कस्टमर बेस और फ्रेंचाइजी बेस बनाना है। यानी एक फैक्ट्री जब आप लगाते हो, आपने प्लेटिनम अवार्ड को ज्वाइन किया, इसका मतलब आपने एक फैक्ट्री लगा दी, अब आपने माल बना दिया, अब प्लेटिनम अवार्ड के जो फार्म्स है वो आपका प्रोडक्ट है, वो आपने गोडाउन में रख दिया, यानी आपने उसको ऑनलाइन से निकाला ही नहीं, तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आप थक जाओगे, और 90% नेटवर्कर थक जाते हैं, वो 2 4 महीना काम करते हैं, कहानी खत्म हो जाती है उनकी, क्योंकि उन्होंने कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा सेल्समैन बन के, उन्होंने फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप नहीं बनाई।
और जब आप सेल्समैन नहीं बनते हो, आप एक बिजनेसमैन होते हो और आप फ्रेंचाइजी पार्टनरशिप लेके आते हो, तो आपका प्रोडक्ट लगातार मार्केट में बिकता है। तो एज अ नेटवर्क लीडर हमारा काम है मार्केट में फ्रेंचाइजी देना, यानी हमें 5 या 10 लोगों को ढूंढना है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा काम करने के। और ये हर लीडर की जिम्मेदारी है, आपके पास मिनिमम 5 या 10 लोग होने चाहिए। अगर आपके पास 5 या 10 लोग एक लेग के अंदर है, वो इनडायरेक्टली किसी ने लाया और आप हक जता रहे उसके ऊपर, ये तो मेरे टीम के अंदर आते, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्लैटिनम वर्ल्ड को ज्वाइन किया पिछले 4-5 साल के अंदर, वो ऐसे आ गए लॉटरी के टिकट की तरह, और उन्होंने सीनियर के साथ 2-4 लोगों को बिठा दिया, और वहां पे कोई एक बड़ा लीडर आके इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर गया और उसने बहुत बड़ा काम किया। अब वो जो बीच में बैठा है उसने कुछ नहीं किया, वो अभी भी मार्केट में घूम रहा है और लोगों को डैशबोर्ड दिखा रहा है, देखो 10,000 लोग हैं मेरे नीचे, और इसका रैंक क्या है, अंबर, पर्ल, सफायर, रूबी या एमराल्ड, और ये लोगों को दिखा रहा है 10,000 लोगों का नेटवर्क, यानी इसने तो कुछ नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे लोग नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं। तो हमें हमेशा नेटवर्क के अंदर फ्रेंचाइजी ढूंढनी है, यानी आपने 1, 2, 3, 4, 5 प्लैटिनम वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको सक्सेस होना है, तो आपके पास मिनिमम 4 लेग होने चाहिए। लेकिन आज अगर कोई नया लीडर आ गया है और पहले दिन बोलेगा कि चलो अभी यस सर ने बोला है 4 लेग ओपन करने, तो पहले दिन 4 लेग ओपन करोगे तो आपकी 4 महीने में कहानी खत्म हो जाएगी। पहले 4 महीने में आपको 1 या 2 लेग को मजबूत करना है, तब तक तीसरा चौथा ओपन करना ही नहीं है। अपने अकाउंट तो बना दिए डायरेक्ट में 10, लेकिन उनको आपको सर्विस नहीं देनी, उनको बोलना अभी मैं बिजी हूं, मेरा 2 लेग के ऊपर फोकस है पहले। जब तक ये 2 लेग अपनी ओनरशिप नहीं लेते तब तक मैं तीसरे और चौथे लेग के ऊपर काम नहीं करूंगा। तब तक तुमको क्या करना है, डेली वेबिनार में आना है, इकोसिस्टम को समझना है, मार्केट को समझना है। जब मैं फ्री हो जाऊंगा 2 लेग से, फिर दूसरे, तीसरे और चौथे लेग पे काम करूंगा। तब तक वो जिंदा है, जिंदा रहेगा तो तुम उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर वो बीच में लुटक गया तो फिर और कोई ढूंढना पड़ेगा। तो पहले 2 लेग को हमने मजबूत किया, उन्होंने अपनी बिजनेस की ओनरशिप ली, फिर अगले 2 लेग के ऊपर काम करना है। कब तक, जब तक वो अपने बिजनेस की ओनरशिप नहीं लेते। अब कभी कभी क्या होता है, आपके फ्रंट लाइन में कोई बंदा है, उसने बिजनेस को ज्वाइन किया, उसने 2-4 लोगों को आपको मिला दिया, और वो चौथे 5वें लेवल पे एक बंदा है, बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर निकला और वो आपके साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन बीच वाले ठंडे पड़ गए। तो आपकी जिम्मेदारी है वो चौथे लेवल पे जो लीडर है उसको आपका डायरेक्ट मानने की और उसके ऊपर काम करने की। अब विनोद स्वामी सर और मैं जब मिले आज से 6 साल पहले, तो उनके और मेरे बीच में कम से कम 4 से 5 लोग हैं। तो जैसे वो जिस दिन मुझे मिले, वो मैंने 5 लोगों को बीच में से हटा दिया, उनको छोड़ दिया। ऐसा नहीं किया कि विनोद स्वामी सर को फोन करके बोला एक काम करो, अलग से मिलो, कल सुबह एक नया अकाउंट देता हूं तुमको मेरे डायरेक्ट में, और दोनों मिलकर बड़ा काम करें। तो शायद विनोद स्वामी सर बोलते, यस सर आज मेरे साथ ऐसा बात कर रहे, कल मेरे लोगों के साथ भी ऐसा बात कर सकते। तो ये कंपनी है, ये लीडर मेरे लिए सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, बीच वालों को छोड़ दिया, उनको बोला तुम्हारे नसीब में जो लिखा है वो तुमको मिलेगा। और वो सारे लोगों के आज खुद के घर है, खुद की गाड़ियां है और उनके पास करोड़ रुपए है। उन्होंने कुछ नहीं किया और हम दोनों ने मिला के बहुत बड़ा काम किया। तो आपके नेटवर्क के अंदर तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें लेवल पे भी कोई बहुत बड़ा लीडर आपको मिल रहा है और वो बड़ा काम करना चाह रहा है, लेकिन वो बड़े लीडर के साथ काम करना चाह रहा है और आपको बार बार कनेक्ट हो रहा है और आप उसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। तो आपको उस लीडर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होना है, वो भले आपके चौथे 5वें लेवल पे, लेकिन आपको उसके साथ ये समझ के काम करना है, ये तो आपका डायरेक्ट लीडर है। तरुण रावल सर मेरे 5वें 6ठे लेवल पे, विनोद स्वामी सर मेरे 5वें 6ठे लेवल पे, सुदर्शन सर मेरे 5वें 6ठे लेवल पे, अमर वाधवा सर मेरे 5वें 6ठे लेवल पे। यानी सोचो कि अमर वाधवा सर के और मेरे बीच में अगर 4-5 लोग हैं, उन्होंने कितना बड़ा पैसा कमाया होगा। विनोद स्वामी सर और मेरे बीच में 4-5 लोग हैं, उन्होंने कितना बड़ा पैसा कमाया। और ये वो लीडर्स हैं जो दिन रात पिछले 5 साल से अपना पैसा, अपना समय दे रहे और कम्युनिटी को बिल्ड कर रहे, और उनके बीच वाले लोगों को तो कुछ भी पता नहीं है। कई बार ये हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है ये तो मेरे चौथे 5वें लेवल पे, अब इसको मैं क्या सर्विस दूं। तो हमने सबसे पहले 5, 10, 20 अकाउंट्स बना दिए, उसमें से 2 पहले लोगों को फिल्टर किया जो स्ट्रॉन्ग लीडर्स है। वो आपके कौन से लेवल पे आपको नहीं पता, लेकिन आपके एक लेग के अंदर है।
यानी आपके 1 लेग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर आपको दिख रहा है, तो वो आपका फ्रंट लाइन बन गया। अब उसके ऊपर आपको काम करना है। आपके दूसरे लेग के अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडर आपको देखना है, उसके ऊपर आपको काम करना है। और फिर तीसरे और चौथे लेग के ऊपर, फिर पांचवें और छठे लेग के ऊपर, फिर उसके आगे आपका पोटेंशियल है तो आप 7वां 8वां 9वां लेग ओपन कर सकते हैं। मैं तो 9 लेग के अंदर ही थक गया। अब मेरे को कोई भी फोन करता है पूरे दुनिया से, तो मैं किसी को एंटरटेनमेंट नहीं करता, मेरे को नहीं करना है। मेरे को ये 9 लेग के ऊपर जाना ही नहीं है। तुमको काम करना है। एलेक्स सर मेरे को कभी कभी रेफरेंस भेजते, बहुत सारे इंडिया के अति शाने लोग हैं, डायरेक्ट एलेक्स सर को कांटेक्ट करते कि हमको तुम्हारी कंपनी में काम करना है इंडिया में, बताओ क्या मिलेगा डायरेक्ट, क्या सेटिंग मिलेगी। कोई इंडिया का अगर ऊपर टॉप पे आईडी रखा है तो हमको दे दो, हम बहुत बड़े लीडर है। और वो कभी कभी वो रेफरेंस मेरे पास भेज देते हैं कि ये इंडिया का लीडर है, देख लो इसको। मैं बोलता हूँ ये तो पॉन्जी स्कीम का शिकार है, इसके चक्कर में मत पड़ो। अगर ये अच्छा लीडर होता तो ये देखता कि इंडिया के अंदर कौन अच्छा लीडर है, उसके साथ मैं पहले बैठूंगा, उससे सारा सब कुछ जानकारी ले लूंगा और फिर उसके बाद मैं बिजनेस चालू करूंगा। जो डायरेक्ट कंपनी में पहुंचता है वो कौन होता है? वो सेटिंग मास्टर होता है। कभी कभी आपके नेटवर्क में भी ऐसा होता है, आप जब सेमिनार में किसी को लेके आते हो और आपने जिसको लाया वो उठ के सीधा एक सीनियर के पास पहुंच जाता है, नंबर मांगता, सर आपका नंबर दो, पहले भी हम मिले 5 साल पहले, अलग से बात करेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। बहुत लोग मिलेंगे ऐसे, और इसकी वजह से कभी कभी हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। इसको तो मैंने लाया था, देखो किससे बात कर रहे हैं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 140 करोड़ की आबादी है, 800 करोड़ की दुनिया है। आपने बिजनेस को अभी अभी ज्वाइन किया, 2-4 लोग यहाँ से वहां जाएंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन आपको पता चल जाता है उनकी मानसिकता। यानी कल बड़ा काम करके उनके साथ धोखे में आने से अच्छा शुरुआत में आप आ जाते तो अच्छा है। उनको छोड़ दो। कई सारे लीडर के फोन आते, सर मेरे डाउनलाइन में वो बंदा था, अभी वो किसी और के साथ काम कर रहा है। मैंने बोला आज कल तुम्हारे पास था, आज किसी और के पास गया, उसकी गारंटी क्या वहां पे रहेगा? वो तो 1 महीने के बाद किसी और के पास चला जाएगा या किसी और कंपनी में चला जाएगा, क्या करोगे? जो इथिकल नहीं है वो तुम्हारे नेटवर्क से बाहर निकल गया, वो तो तुम तालियां बजा लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, गंदगी वहां साफ हो गई। तो यानी हमारी सोच क्या है उसके ऊपर हमें देखना है। अगर आपने किसी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उसको सिस्टम समझ में आ गया है, उसको लग रहा है कि मेरा यहाँ पे करियर बन सकता है, तो उसको ऑफलाइन डाउनलाइन कंपनी सबको भूल जाना है, उसको अपने करियर पे फोकस करना है। जब मैं प्लैटिन वर्ल्ड में 2016-17 में आ गया तो 2 जर्मन लोग मुझे दिल्ली में मिले, उन्होंने मुझे प्लैटिन वर्ल्ड के बारे में बताया और फिर मैंने जैसे ज्वाइन किया, अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई, अब मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई। तो फिर मैंने ज्वाइन करने के बाद कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टडी करना स्टार्ट किया। मेरे ऊपर और कौन कौन अपलाइन है, कंपनी है, कंपनी के सीईओ कौन है, उनका विजन क्या है, उनके फ्यूचर प्लानिंग क्या है। जब ये सारा चीज मुझे समझ में आ गया तो मैं काम पे लग गया। अब मुझे नहीं पता मेरे बीच में जो अपलाइन है उन्होंने कितना पैसा कमाया होगा, अभी तक कोई लेना देना ही नहीं है। 2 तो गायब हो गए जिन्होंने मुझे कंपनी दिखाई थी, उसके ऊपर एक है जो वर्ल्ड का टॉप लीडर है, राइट, और उसके ऊपर कंपनी है। यानी मैंने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने मेरे से नीचे देखना स्टार्ट किया। मेरे को ऊपर कोई लेना देना नहीं है। मेरे को एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिली है, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी मिली है, अब यहाँ पे मेरा करियर बनने वाला है। तो ऑटोमेटिक आपका फोकस आपके नेटवर्क के ऊपर चला जाएगा। आप अपना नेटवर्क बड़ा बनाओगे, जब आपका नेटवर्क बड़ा बनेगा ऑटोमेटिक आप बड़े बनेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, क्रॉस लाइन में कौन क्या कर रहा है, अप लाइन में कौन कितना पैसा कमा रहा है, किसको इन्फिनिटी कितना जा रहा है, मैं थोड़ा काम कम करूंगा तो इसकी इन्फिनिटी कम हो जाएगी। तो इसके चक्कर में आप खुद कम हो जाते हो। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ऊपर फोकस करना है, नेटवर्क को समझना है। नेटवर्क के बिजनेस के अंदर आप अच्छे 5, 6, 7 लोगों को लेके आओगे, उनके ऊपर काम करोगे तो आपका नेटवर्क बड़ा बनते जाएगा और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। यानी हम नेटवर्क के बिजनेस में आ गए तो हमें सेल्समैन नहीं बनना है, हमें एक बिजनेसमैन बनना है। और एक बिजनेसमैन मार्केट में जाके सेल्समैन का काम नहीं करता। अगर आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपका फोकस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचना नहीं होता है, आपका फोकस फ्रेंचाइजी बांटना होता है। आप एक ही सोचते हो हिंदुस्तान के हर शहर में मेरी एक फ्रेंचाइजी होनी चाहिए क्योंकि मैं फैक्ट्री का मालिक हूं। अगर आपने सोच लिया हिंदुस्तान के हर शहर में मेरा एक ग्राहक होना चाहिए तो आप एक टपरी के मालिक हो जाएंगे, एक फैक्ट्री के मालिक नहीं बन पाएंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में हम यही बन जाते हैं। तो हमें एक फैक्ट्री का मालिक बनना है और हमें फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन करना है।
यानी आपके नेटवर्क में जो बंदा आ रहा है उसका आपको इंटरव्यू लेना है कि भाई तू मेरे फ्रेंचाइजी के लायक है क्या, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये अगले 5 साल में तेरी जिंदगी बदलने वाला है। मेरी तो बदलने वाली है पर तेरी भी बदलने वाली है अगर तू मेरे सिस्टम में आ गया तो वो फ्रेंचाइजी हमारा। तो जब वो फ्रेंचाइजी स्ट्रांग होगा और हमारे साथ काम करेगा तो दोनों की जिंदगी बदलेगी। यानी हमें अपने नेटवर्क के अंदर 5 या 10 फ्रेंचाइजी ढूंढनी है जो हमारे डायरेक्ट लेग के अंदर होनी चाहिए। पहले लेग में 1-2 फ्रेंचाइजी, दूसरे लेग में 1-2 फ्रेंचाइजी, तीसरे लेग में 1-2 फ्रेंचाइजी, चौथे लेग में 1-2 फ्रेंचाइजी। डायरेक्ट को है उसने कुछ नहीं किया, उसके नीचे कोई फ्रेंचाइजी आपको दिख रही है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यानी फ्रेंचाइजी ढूंढनी है और फ्रेंचाइजी के ऊपर काम करना है। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैंने शुरुआत में 10-12 लोगों को ज्वाइन किया, लेकिन 10-12 लोगों में से सबसे ज्यादा फोकस मैंने 2 लोगों के ऊपर किया, एक तरुण रावल जी के ऊपर और एक विनोद स्वामी जी के ऊपर। दिन रात इनके ऊपर काम किया और इनको इतना बड़ा बना दिया। फिर उसके बाद तीसरे और चौथे ग्रुप के ऊपर मैंने काम किया, फिर उसके बाद 5वें और 6ठे ग्रुप के ऊपर काम किया। लेकिन ये दोनों मेरे 5वें 6ठे लेवल पे थे। लेकिन मुझे पोटेंशियल समझ में आ गया कि ये मेरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी, मैं इनके साथ ज्यादा टाइम दे दूंगा तो ये फ्रेंचाइजी बड़ी बन जाएगी, ये फ्रेंचाइजी बड़ी बनेगी तो ऑटोमेटिक मेरा बिजनेस बड़ा बनेगा। तो नेटवर्क के अंदर हमें फ्रेंचाइजी ढूंढनी है। और शुरुआत की जो कहानी है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं, इसको हम छोटा समझते हैं और इससे बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, उसका जो एडिफिकेशन का स्टाइल है उसको चेंज करना है। यानी आज से जब आप मार्केट में जाओगे तो आपका रिलेटिव, आपका दोस्त आपको कुछ भी पूछेगा, नहीं यार एक छोटा नौकरी करता था लेकिन अब मैं बड़े काम में शिफ्ट हो गया हूँ, मुझे ऐसा लगा उसमें मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन अब मुझे मेरा फ्यूचर दिख गया। अब अगले 5 साल के अंदर दिखाता हूँ, अच्छी गाड़ी भी आएगी, बंगला भी बनेगा, अच्छा बैंक बैलेंस भी बनेगा। तो वो सामने वाला बोलेगा भाई मुझे भी बता, क्योंकि आपने बड़ा काम शुरू किया है। तो आपका एडिफिकेशन का स्टाइल चेंज हो गया और यही एडिफिकेशन लगातार चालू रखना है। और फिर आपको फ्रेंचाइजी डिस्ट्रीब्यूशन में लग जाना है, क्योंकि आप फैक्ट्री के मालिक, आपको कस्टमर ढूंढना नहीं है, आपको फ्रेंचाइजीज देनी है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ लीडर से बात करते हैं कि यहाँ पे और क्या टॉपिक पे हम डिस्कशन कर सकते हैं। इसके अंदर किसी के मन में और क्या कंफ्यूजन आ गया, आप हैंड रेज कर सकते हैं और आगे बढ़ेंगे। दिगंबर शर्मा जी, फिर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है, कल भी हम मिले थे। ग्रेट सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। दिगंबर शर्मा फ्रॉम पलवल सिटी से बोल रहा हूँ सर। यस सर। सर सबसे पहले तो आपको थैंक्स कि आपको देख के लगता है कि हाँ 16-17 साल का एक्सपीरियंस जो आप हमें दे रहे हो, उससे सारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और यही नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी होता है कि एक्सपीरियंस से ही आदमी आगे बढ़ता है। और हम भी आपको देख देख के आपकी बातों पे चल रहे हैं सर। और जो आपने एडिफिकेशन बोला उसको प्रमोशन भी बोलते हैं। तो हम मार्केट में जब जाते हैं तो हमारे 4 पिलर होते हैं, कंपनी, सिस्टम, अपलाइन और खुद। तो हम प्रमोट कैसे करते हैं वो मेन इस पे डिपेंड करता है। तो यही टॉपिक हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग की बेस हैं। तो इस पे आप हमको गाइड कर सकते हैं। और जो भी 2-2.5 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, तो आदमी को अगर एक्सपीरियंस होता है, उसको इनकम आए ना आए उससे रिलेट नहीं करता, अगर उसको अच्छी नॉलेज है। क्योंकि इनकम एक अलग पार्ट है, वो तो आएगी एक ना एक दिन जब नॉलेज हो जाती है। तो यही है कि मेन प्रमोशन हम कैसे करते हैं, प्रमोट कैसे करते हैं। जैसे कंपनी को हम प्रमोट करते हैं कि हमारी कंपनी बहुत बड़ी 100+ देशों में काम करती है, ब्लॉकचेन पे काम करती है। हम अपने अपलाइन का प्रमोशन करते हैं, आपका प्रमोशन करते हैं, सिस्टम का प्रमोशन करते हैं और खुद का। तो मेन है कि मेन पार्ट है सिस्टम का प्रमोशन सर, कि हम कैसे प्रमोट करते हैं अपने आप को। तो बहुत अच्छा लगा सर, और आपके आशीर्वाद से काम पे लगे हुए हैं सर, और आगे बहुत बड़ा काम करेंगे सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, आपने परफेक्ट पॉइंट्स कहे कि ये 4 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमें लोगों को एडिफिकेशन देना होता है। लेकिन अब ये 4 पॉइंट का एडिफिकेशन हम दे किसको रहे? एक पागल आदमी है जिसको जिंदगी का कुछ पड़ा नहीं है और उसको बोल रहे कंपनी तो बहुत बड़ी है, प्लेटिनम वर्ल्ड, हमारे लीडर बहुत बड़े हैं, वो करोड़ रुपया कमाते हैं। लेकिन हम ये बोल किसको रहे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यस सर। हमने लोगों को लाया मार्केट से, राइट, उसमें से हमने फ्रेंचाइजी को फिल्टर किया और फिर फ्रेंचाइजी को हमने ये सारा ज्ञान दे दिया 5-4 पी का, तो वो उसको सीरियसली सुनेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब सुबह से शाम तक हम मार्केट में जब लोगों के पास जाते हैं और उनको हम ये 4 पी बताते हैं, वो उसको सीरियस लेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, उसका इंटरेस्ट नहीं है अभी तक। जब उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, उसके बाद जब आप इसका ट्रेनिंग दोगे आप, तो वो उसको उसका वैल्यू समझ में आएगा कि मैं कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ।
कितने बड़े प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट हो गया हूँ, कितने बड़े कंपनी के साथ कनेक्ट हो गए हूँ। यानी पहले हमने कस्टमर बेस बना दिया, कस्टमर बेस में से हमने फ्रेंचाइजी को फिल्टर किया, फिर फ्रेंचाइजी को आप 4P का नॉलेज दे सकते यस सर। तो उसका पोटेंशियल उसको समझ में आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सजेशन के लिए। थैंक यू सर। नागर जीके जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। डॉक्टर जीएम, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद महोबा यूपी से। यस सर, प्लीज बताइए। उस टाइम से सर ये प्रॉब्लम आ रही है कि जो मेरा स्मार्ट कॉन्टैक्ट है वो कम हो नहीं पा रहे हैं। जब भी उस पे हम स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाने को जाते हैं तो नो डाटा अवेलेबल बताता है। ओके, ये कितने टाइम से हो रहा है? सर 3-4 दिन हो गया है। 3-4 दिन हो गए। जी। अच्छा, तो 4 दिन के अंदर आपने कितने अपलाइन से बात की सब्जेक्ट के ऊपर फोन पे? मैंने सर अभी बात की थी डॉक्टर सुखदेव जी से, तो कह रहे अपडेटिंग हो सकती है कि अपडेटिंग चल रही हो। ओके, तो शाम के वेबिनार में पिछले 4 दिन में आप गए थे जी टेक्निकल सर। सेशन में? जी सर। तो वहां पे बात हो गई? वहां बात नहीं हो पाई सर। अच्छा, 4 दिन में हो सकता है आपने हैंड रेस किया होगा, आपको मौका नहीं मिला होगा। जी जी जी। राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एग्जैक्टली कौन से प्रोडक्ट के साथ हो रहा है? फार्म एक्स के साथ सर एक्स 550 यूरो के 110 यूरो के इस तरह से पैकेज हैं, 4-5 पैकेज हैं मेरे डाउनलाइन में ही है। तो उनके जब भी इस तरह से होता है वो कंटिन्यू यही बता रहा है नो डाटा अवेलेबल। तो इसके बारे में और कोई लीडर सजेशन देना चाहेंगे? तिलक सिंह सर है, राज अरोरा जी है, बाकी टेक्निकल लीडर्स है, योगेश कुशवाहा जी है, कि ऐसा हो रहा है क्या बाकी लीडर्स के साथ? क्योंकि ये पहली बार सुन रहा हूं मैं। अभी तो फिलहाल कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, लेकिन हो सकता है कभी 1-2-4 प्रोडक्ट में आ सकता है बग। तो यहाँ पे कौन अपना माइक अनम्यूट करना चाहेंगे? सेम प्रॉब्लम किसी के पास आ रहा है? और एक मिनट, हैंड रेस तो सबने करके रखा है, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं अभी सबके हैंड डाउन कर रहा हूं। तो यहाँ पे कौन लीडर बता सकते हैं कि ये चैलेंज उनके पास भी आ रहा है? कमलेश जी, मैंने आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अगर आपके पास सेम प्रॉब्लम है या उसका सॉल्यूशन है। हेलो तिलक सिंह सर। हाँ जी, कमलेश जी, गुड हेलो मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश सोलंकी जैसलमेर से सर। तो आप इनका जवाब देना चाह रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम लेके आना चाह रहे हैं? सर मेरी ये सेम प्रॉब्लम है। मैं रात से एक्स ट्रांसफर कर रहा हूँ फॉर्म से कॉन्सबिट पे, यही आ रहा है मैसेज। ओके, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। सेम प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने 2 बार कल शाम को भी किया था, अभी सुबह मॉर्निंग में भी किया था, मैसेज आ रहा है। ओके, एक मिनट, तिलक सिंह सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। चलो 2-4-5 लीडर से व्यू ले लेते हैं इसके ऊपर क्या चैलेंज है। हो सकता है टेक्निकल अपडेट हो। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही क्लियर? गुड मॉर्निंग। नहीं, ऐसा स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनाने में सर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैंने शाम को भी बनवाए थे और हो सकता है इसमें ये अपडेट जल्दी जल्दी आ रही है। सॉफ्टवेयर अगर अपडेट मांग रहा है वो एप्लीकेशन, तो ये अपडेट एक बार कर ले तो प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा सर। ओके, तो आपने क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर में जाके फॉर्म को अपडेट करना है और उसके बाद एक बार आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देखना है। योगेश कुशवाहा जी, अभी आपका हुआ है? वर्क चल रहा है। गुड मॉर्निंग सर, अपडेट हुआ है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जी सर, मैं एक कहना चाहता हूँ कि जो सर का अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है, तो उसमें हो सकता है इन्होंने जो गैस फीस डाली है वो थोड़ा सा कम होगी, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय जितना वो गैस फीस मांगता है लोग उतना ही डालते हैं, और हमें जितना गैस फीस होता है उससे 3% हमें एक्स्ट्रा गैस फीस डालनी चाहिए। तो हम 3 की जगह थोड़ा सा और ज्यादा डाल दे, ताकि जो गैस फीस जितना सिस्टम को चाहिए होगा तो वो ले लेगा, और उसके बाद में वो अपना बाकी बचा रहेगा और हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बन जाएगा। मान लो किसी ने $5 लगभग गैस फी लग रही है फॉर एग्जाम्पल, राइट जी, और किसी ने $10 वहां पे डाल दिए, तो उसका कोई नुकसान होने वाला है? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। वो गैस फीस तो उनके अगले महीने के लिए काम में आ जाएगी।
नहीं, वहां पे ज्यादा रखने से वो बोलेगा तुमने इतना ज्यादा रख लिया इसलिए मैं लूंगा नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है सर। तो मुझे ये नहीं समझ, वो जो हमारी इंडियन मानसिकता है ना कि हम लाइट का बिल, गैस का बिल, बच्चे की स्कूल की फी, बच्चा अगर बोलेगा ना पापा स्कूल की फी बेचनी है तो लास्ट डेट क्या है, अच्छा और 8 दिन बाकी है। फिर 4 दिन के बाद बच्चा बोलेगा स्कूल की फी देनी, लास्ट दिन क्या है 8 तारीख, अभी 3 दिन बाकी है। तो जब तक हमारा लास्ट दिन, लास्ट घंटा नहीं होता तब तक हम इंतजार करते हैं उसका। ये सर आप म्यूट हैं। हम सबको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी हम किसी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं या आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया है तो आपको पता है कि एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 2, 3, 4, 5 यूएसडीटी लग रहे हैं वहां पे, तो 10-15 यूएसडीटी वहां पे पहले से ट्रांसफर करके रखो, ये बाद में भी काम आने वाले। तो उसमें शायद ये चैलेंज नहीं आएगा। हम कट टू कट डालते, सामने वाले से 200 रुपए ज्यादा ले लो, उनको बोलो मैं 200 रुपए का यूएसडीटी ज्यादा ले रहा हूँ और वो आपके फार्म के अंदर पड़ा रहेगा, जब भी आपको कॉइन को ट्रांसफर करना है वो तब लगने वाला है, या दोबारा जब फ्यूचर में कभी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो लगने वाला है। तो आप कोई 10-20 हजार का प्रोडक्ट बाय कर रहा है और 200 रुपए का यूएसडीटी वहां पे हमने ज्यादा रख दिया, तो उसको कोई बड़ा नुकसान तो होने वाला नहीं, ज्यादा भी नहीं लेना है। तो योगेश जी 110 यूरो का कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते, राइट, वो एक्स फॉर्म पे ट्रांसफर करते, तो उसमें जो गैस फी है वो कितना यूएसडीटी लगता है अल्टीमा में? सर वो लगभग $2.5 से $3 का लगता है, तो हम अधिकतम $4 तक का भेज देते हैं उसमें पीएलसी। तो $2.5 से $3 का लगता है, तो हर किसी को मिनिमम $5 वहां पे ट्रांसफर करके रखना, 5 यूएसडीटी ट्रांसफर करके। आप 5 यूएसडीटी के पैसे एक्स्ट्रा ले लो सामने वाले से और उनको बोल के ले लो और उनको बताओ कि ये 5 यूएसडीटी मैं आपके एक्स्ट्रा आपके फार्म में डाल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि उससे ले लिए 5 यूएसडीटी के पैसे और 2.5 डाल दिए। बिल्कुल, उसमें क्या होगा कि उनका जो बचा हुआ जो पीएलसीयू गैस फीस के रूप में होगा, अगले महीने अगर उनकी मिंटिंग भी आएगी तो वो उसी के साथ उसे विड्रॉल भी कर पाएंगे और उन्हें दोबारा से पीएलसीयू गैस फीस के लिए डालना नहीं पड़ेगा अगर हम एक्स्ट्रा डालते हैं तो। राइट, यानी हर किसी को अपने फार्म के अंदर 5 या 10 यूएसडीटी आपको एक्स्ट्रा ट्रांसफर करके रखने, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कट टू कट जब भेजते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना होता है तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हमारे पास वहां पे गैस फी के लिए अल्टीमा अवेलेबल है या नहीं। अब मान लो 15 लाख लोगों ने 5-5 यूएसडीटी एक्स्ट्रा अल्टीमा अगर वहां पे ट्रांसफर कर दिया तो मार्केट से कितने अल्टीमा गायब हो जाएंगे? बिल्कुल, यानी ये दिन पे दिन आने वाले समय के अंदर जो गैस फी के रूप में जो अल्टीमा बर्न हो रहा है, तो कितनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट से निकल जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी। यानी आने वाला फ्यूचर 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद हम क्या देख सकते हैं। इसलिए हमारे गोल सेटिंग के अंदर, लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग में एक सपना बनना चाहिए कि किसी भी हालत में अगले 12 महीने में एक अल्टीमा से 5 अल्टीमा का ओनर बनना है, जिसको मुझे अगले 3 साल उसको होल्ड करना है। यानी हमारे पास लगभग 5 से 6 लाख अल्टीमा मार्केट में और 15 लाख से 20 लाख लोगों की कम्युनिटी है और हर किसी ने 5 अल्टीमा होल्ड करने का सपना बना लिया, तो अल्टीमा कौन से दाम में मिलेगा? कैलकुलेटर निकालो, अब चेक कर लो, 15 लाख लोगों को 5-5 अल्टीमा चाहिए तो क्या भाव में मिल सकता है? बिल्कुल सर, आने वाले समय में इसका प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा। मेरे पास लगभग 1000 अल्टीमा है जो मैं किसी को बेचने वाला नहीं हूं, और मैं सबको बोल रहा हूं 1 से 5 अल्टीमा होल्ड करो। यानी आप अगर 1 से 5 अल्टीमा भी होल्ड करते हैं अगले 3 साल के अंदर, तो 1 करोड़ से 5 करोड़ का जो आपका सपना है कि 3 साल के अंदर या 5 साल के अंदर प्लेटफॉर्म के से 5 करोड़ रुपए कमाना है, उसके लिए दिन रात मेहनत करनी है, तो पहले आपको क्या करना है, 5 अल्टीमा कमाना है। यानी आपने अगर 5 अल्टीमा कमा लिया तो आप 5 करोड़ के कैलकुलेशन पे जा सकते कभी भी। फिर बाकी का जो इनकम आएगा, रैंक बोनस से आएगा, लेवल कमीशन से आएगा, इन्फिनिटी से आएगा, वो तो एडिशनल होगा, वो तो पॉकेट मनी बन जाएगा बात। पहले जब आज से 7-8 महीना पहले, यानी जब लास्ट ईयर अल्टीमा की शुरुआत हुई थी जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर,
जब वो एक बहुत बड़ी हाइप पे था, तो हम बार बार चेक करते थे कोई वॉलेट के अंदर कोई सेंट में तो अल्टीमा नहीं पड़ा है, क्योंकि उस सेंट में भी लाखों रुपए होता था। और अभी हर वॉलेट के अंदर 5, 10, 15 अल्टीमा पड़े, उसको विड्रॉ करने का समय नहीं होता। तो ये सोच बना के रखनी है कि मैं 5 अल्टीमा को होल्ड करूंगा, जिसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेटवर्क बड़ा बनाना पड़ेगा, रैंक को क्वालिफाई करना पड़ेगा, इन्फिनिटी लेनी पड़ेगी, रैंक बोनस देना पड़ेगा, जिससे मैं 1, 2, 3, 4, 5 अल्टीमा का ओनर बन सकता हूँ। और ये हमारा फोकस बनना चाहिए। जिस दिन ये हमारा फोकस बन गया, तो बाकी ये छोटी छोटी चीजों से हमारा फोकस हट जाएगा। अभी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? सबसे बड़ा फोकस हमारा प्रॉब्लम्स के ऊपर है। मान लो तिलक सिंह सर है, उनको आके किसी ने सीनियर ने गन लगा दी और तिलक सिंह सर को बोला कि 2023 के अंदर आपको प्लैटिनम डायमंड जाना है। यस और नो? वो बोलते सर पॉसिबल नहीं है, तो फिर आपको गोली खानी पड़ेगी। अब तिलक सिंह सर बोलते सर नहीं, कुछ भी करूंगा लेकिन जाऊंगा, क्योंकि मरना नहीं, गोली नहीं खानी। यानी पहले उनके मन में डर था, नहीं इतना तो पॉसिबल नहीं है, प्लैटिनम डायमंड जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन बाद में जब प्रेशर आ गया तो पॉसिबल हो गया। तो यानी हमारे ऊपर अभी कोई लाइफ में प्रेशर नहीं है। बच्चे पढ़ रहे, सरकारी स्कूल में चलेगा, क्या फर्क पड़ता है? घर पे राशन है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी का पैसा अगले 2 महीने के बाद देंगे, क्या फर्क पड़ता है? काम वाली बाई को 2 महीने के बाद पगार देंगे, क्या फर्क पड़ता है? तो ये जिंदगी में कोई प्रेशर नहीं है। जिस दिन ये प्रेशर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस समझ में आएगा, जो प्रॉब्लम्स है वो आपको छोटे लगेंगे। तो हमें अपने लाइफ के अंदर हम जिस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, उसके बारे में बार बार सोचना है। जब आप सोचोगे कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे को सारे सपने पूरे करने हैं, तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस ये आपको कभी दिखेंगे ही नहीं। तो गैस फी का जो चैलेंज आ रहा है, ये हम वहां पे कट टू कट अल्टीमा ट्रांसफर करते हैं। उसमें जब गैस अल्टीमा को हम जब एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसमें जब अल्टीमा गैस फी के रूप में चला जाता है, उसमें जब ट्रांजेक्शन पूरा होता है, उसमें अगर वो आधा सेंट भी कम पड़ता है तो भी वो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं करने देगा, वहां पे एरर आ जाएगा। और आपने 1, 2, 3 यूएसडीटी ज्यादा रख दिए वहां पे, तो आपका ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपका पूरा पैसा खा के बैठ जाएगा, वैसा होता है क्या? आपने 5 यूएसडीटी ज्यादा रख दिए और उसने खा लिए, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होता, ऐसा हम्म? नहीं होता है सर। वो हमारे सेव रहते हैं। जितना भी हमने एक्स्ट्रा कॉइन दिया, अगर वो 1 पैसे का भी आपका एक्स्ट्रा है तो वो बचा रहेगा, और अगली बार जब आप उसमें डालेंगे तो वो उसमें प्लस हो जाएगा। क्योंकि वो बोट है, वो बिल्कुल मशीन है, वो इंसान नहीं है। अगर वो इंसान होता तो खा जाता। बिल्कुल। तो दुनिया में सिर्फ इंसान का ही डर है सबको, बाकी किसी का डर नहीं है। इंसान कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात। ये चैलेंज आ रहा है, इसके लिए हमें एक चीज समझनी है। शाम को 8 बजे से 8 बजे के टेक्निकल सेशन में थॉमस सर के साथ आप डिस्कशन कर लो, और वहां पे आप सामने सामने या अभी आप करके देख लो, 5 यूएसडीटी ज्यादा डाल दो और फिर से दोबारा एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना के देखो, वो इमीडिएटली आपका बन जाएगा। और जैसे बन जाएगा, आप अपने ग्रुप के अंदर वॉइस कॉल डाल दो एक कि मैंने ऐसा किया, मेरा काम कंप्लीट हो गया। और ये तो सर बाकी एक लीडर चैलेंज नहीं है सर, ये चैलेंज नहीं है। कल भी हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनवाए हैं और आज भी बनवाने वाले हैं, तो सिस्टम बराबर काम कर रहा है। और बस गैस फीस की थोड़ी सी समस्या हो, क्योंकि जब हम गेट प्रॉफिट करने जाते हैं तो ऊपर वो बताता है कि 0.0009 कुछ चाहिए। तो अब 0009 को चाहिए होता है, तो लोग 0009 के बाद में 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं। वो 1 से नहीं होता है, हमें उसकी 9 जो फीस है पीएलसीयू का, अब जब हम फार्म से वो विड्रॉल करेंगे तो उसमें 3% की फीस लगती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा देना होता है, जिससे हम जैसे वहां से करते हैं तो हो जाता है। अभी मान लो किसी ने एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, 1 महीना पूरा हो गया, उसका मिंटिंग आ गया, जी राइट? अब उसको ट्रांसफर करना है कॉइंसबिट पे, ओके। उस एक्स को। तो उस वक्त तो उसको अल्टीमा के रूप में गैस फी नहीं लगेगी, लगेगी सर। लगेगी। तो उस वक्त भी एरर जी आएगा। ये भी बहुत सारे लोग का क्वेश्चन आ रहा है कि मैं मेरा कॉइन ट्रांसफर कर रहा हूँ, ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बिल्कुल।
तो यानी हम अगर अल्टीमा वहां पे एक्स्ट्रा होल्ड करते हैं तो बाद में भी जब आप उसको विड्रॉल लोगे तभी भी आपको काम आने वाला है। बिल्कुल। तो कई सारे लोगों के वो भी फोन आ रहे हैं या मैसेजेस आ रहे हैं कि मेरा मिंटिंग तो आ गया लेकिन विड्रॉ नहीं हो रहा है। 110 यूरो के लिए सर हम 0.0022 अगर हम उसमें गैस फीस देते हैं अभी के रेट के हिसाब से, तो वो हमारा गेट प्रॉफिट हो जाता है। और निकालने के लिए जब हमारी 0011 PLCU X कॉइन आता है, तो अगर उसे भी हमें विड्रॉल करना है तो 0.0012 हम PLCU भेज दें उसमें, तो हमारा विड्रॉल भी हो जाता है। 0.0012 का यूएसडीटी कितना बन रहा है? ये सर अभी लगभग $2 से कम है, 1.5 के समथिंग। यानी हर किसी को अपने फार्म के अंदर पहले दिन 5 यूएसडीटी रखने, यानी 400 रुपए हर कस्टमर से ज्यादा ले लो, बोल के ले लो और उनको बता दो कि ये तुम्हारे वॉलेट फार्म के अंदर ही रहेगा, राइट? ये देखो अवेलेबल में दिखता है, यहाँ पे बैलेंस में दिखता है ना? हाँ दिखता है सर गैस फी। और फिर जब भी तुम्हारा मिंटिंग आएगा उसमें से गैस फी लगेगा, इसमें से ऑटोमेटिक कटेगा और तुम्हारा मिंटिंग विड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये दोनों साइड से प्रॉब्लम आ रहा है, फार्म के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए भी और 30 दिन के बाद विड्रॉ करने के लिए भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। यानी प्रॉब्लम नहीं है, जो नए लोग हैं उनको इसके बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से चैलेंज है। तो जिनको भी ये चैलेंज आ गया वो अपना 1-1, 2-2 यूएसडीटी। अच्छा, जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जाते हैं तो वहां पे ट्रांजेक्शन का डिटेल आता है कि आपको एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए इतना एक्स देना पड़ेगा और उसके साथ उसकी गैस फी के लिए इतना अल्टीमा देना पड़ेगा जी। तो हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर उतना ही उसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। जी, अधिकतर लोग ऐसा ही करते हैं, इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो हमने 1 या 2 यूएसडीटी या 400-500 रुपए की यूएसडीटी बाय करके उनके फार्म के अंदर पहले से ही एडवांस में होल्ड करने, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, थैंक यू योगेश जी। थैंक यू सर, थैंक यू। मनोज जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। नेक्स्ट सुखदेव सुहाना जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी जैसे 2-4 यूएसडीटी एक्स्ट्रा का बात चल रही थी, तो मैं जिसको भी पैक रिकमेंड करता हूँ उसकी कैलकुलेशन के टाइम पे उसके 10 यूएसडीटी में एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, उसको उसके पैक के साथ ही मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी नया पर्सन आता है तो उसको फीस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, और जब वो विड्रॉल लेना चाहे तब भी उसको दोबारा बताएंगे तो वो कई बार सुनना पड़ता है, आपने पहले नहीं ऐसा बताया या कुछ भी है, तो वो बात ना सुननी पड़े, इसलिए 10 यूएसडीटी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके पैक के साथ ही कैलकुलेट कर दो कि जैसे अभी 110 यूरो की बात करें तो अप्रोक्सीमेट 29,000 समथिंग का बनता है, तो उसको 29 की बजाय अभी 30,000 रिकमेंड कर दे तो अभी उसको महसूस नहीं होगा, बस यही बोलना है कि 30,000 का पैकेज है, तो उसकी लगभग 1-2 मिनटिंग की फीस भी एडवांस में डल गई, 2-3 महीने तक उसको ऑटोमेटिक समझ में भी आ जाएगा, तो उसका 2-3 महीने का काम एडवांस में हमने कर दिया। ये अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन जब हम यहाँ पे 10 यूएसडीटी का पेमेंट ज्यादा लेंगे तो कैलकुलेशन 800 रुपए से 1000 रुपए के बीच में चला जाता है। हाँ जी, राइट। अब उसमें से बहुत सारे लीडर्स बोलेंगे चलो इसमें से आधा पैसा तो अपना खर्चा भी निकल गया पेट्रोल कास्ट का, जब उसका फार्म जब विड्रॉ करने का समय आएगा बाद में मैं खुद डाल दूंगा जाके। नहीं वो तो देखो, वो तो अगर हम ना भी डालेंगे, मान लो जिसने निकालना है वो तो पहले ही एडवांस कैलकुलेशन वैसे ही डाल देते हैं, मैं तो उसके फॉर्म में डालने की बात कर रहा हूँ कि अगर उसके फॉर्म में 10 यूएसडीटी डाल दे तो 2-3 महीने उसको सर्विस भी हम जो देना चाहते हैं तो वो हमें बार बार वो डालना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप 10 की जगह पे 5 डालेंगे तो भी चलेगा शुरुआत में, क्योंकि उनकी मानसिकता ये होती है कि भाई मैं बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, जब उनका पहला मिंटिंग आएगा उसको विड्रॉ करेंगे तब आप बोल सकते हैं कि इसमें आप अभी 10 यूएसडीटी डाल दो, ताकि अगले 2-3 महीने आपका जो मिंटिंग आएगा उसमें आपको विड्रॉ करने में दिक्कत नहीं आएगी, फिर 2-3 महीने के बाद यूएसडीटी डाल दो। बिल्कुल सर, ये सही रहेगा, क्योंकि आपने 400 से 500 रुपए ले लिया, 5 यूएसडीटी एक्स्ट्रा डाल दिए, पहले महीने का मिंटिंग आ गया, उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी बन गया, उसका विड्रॉल भी हो गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, तो वो 5, 10, 15, 20 जितना डालना है वो डाल सकते हैं। राइट सर। तो फिर बाद में बोलेंगे मेरा साल भर का रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर, तब तो वो मैच्योर हो गए, उनको बिल्कुल सर, बिल्कुल 1-2 महीने में पर्सन मैच्योर हो जाता है, फिर तो उसको जो भी वो सीख चुका होता है ज्यादातर तो तब तक तो।
राइट। कबीर जी हैदराबाद से आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। अजीम राणा जी आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बहुत सारे लोग पता नहीं अनम्यूट नहीं हो पा रहे। यस सर, गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। अभी आप मतलब रोजाना सुबह जूम पर आकर बैठते हैं तो बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जो लोग भी आपको लगातार सुन रहे हैं उनको वापस जाने की या कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, और अगर स्ट्रेटेजी पे आपके साथ साथ ये लोग काम कर रहे हैं तो वाकई बहुत अच्छा हो रहा है। तो आज अभी आप सुबह से जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी हमारी कि 2 लोगों को 2 लाख पे इंडिपेंडेंट। मैं एक्चुअली आपके अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहा हूँ, और ली सर ने भी यही गाइडलाइन दी कि पहले नीचे 2 लोगों को मजबूत करो। तो मैं एक कैलकुलेशन मतलब पूरी टीम को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप 2 लोगों को नीचे डिपेंडेंट बोले तो उनको डायमंड का बोनस देते हैं या उनको डायमंड होने तक उनको साथ देते हैं, क्योंकि फिर डायमंड इन्फिनिटी उनके पास चला जाता तो मैक्सिमम वो फिर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तो उनकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है। तो अभी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपनी टीम में कोई डायमंड पैदा करना, तो उसको एक सिंपल सी कैलकुलेशन ये है कि वो चाहे तो डायमंड एक दिन में, क्योंकि 2.5 करोड़ के टर्नओवर पर डायमंड है, अगर वो 2.5 करोड़ का टर्नओवर एक दिन में मतलब एक दिन में दिलवा दे, 1 महीने में दिलवा दे, 6 महीने में, साल भर में, जितने में जाएगा, आपके पास इन्फिनिटी कैलकुलेटिव आना है 15%, बोले तो 37.5 लाख के करीब, 35 से 37 लाख रुपए करीब आना है। अब उसकी मर्जी है कि वो उसको इंडिपेंडेंट करके अगले 1 साल में दिलाएगा तो वो परेशान रहेगा। तो बेहतर ये है, मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मेरी टीम में मैक्सिमम डायमंड कैसे पैदा हो, वो कैसे जल्दी से जल्दी इंडिपेंडेंट एजुकेशनली, क्योंकि सर डायमंड बनने के लिए मेरे ख्याल में अगर मैं मानता हूं तो 2500 लोगों का आज एंट्री चाहिए। 10,000 एक हमारा 11,000 वाला पैकेज का 2500 का एंट्री चाहिए। तो हम उसको पार्टली डिवाइड कर लेते हैं कि जैसे जैसे हमारे साथ टीम आई है उस टीम में से कोर लीडर छांटने के बाद तो पर डे कितनी प्लानिंग हमारे पास होनी चाहिए। तो वो डायमंड इन्फिनिटी मैंने तो नीचे से ले लिया, अब मैं उसकी एक लेग लंबी करने के चक्कर में लगा हुआ हूं और अपना मैक्सिमम डायमंड इन्फिनिटी उठा रहा हूं। तो ये भी गलत है, हम लोग अपने इन्फिनिटी के चक्कर में अपने नीचे एक डायमंड लीडर पैदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो बंदा मतलब खुद मतलब डिपेंडेंट रहता है हमारे ऊपर लाइफ टाइम पूरी टीम को लेकर। तो मैं तो सर एक कैलकुलेशन पे पहुंचा कि अगर जितना जल्दी चाहेंगे आप अपने नीचे एक लाइन में डायमंड पैदा कर दें, वहां से आप ऑलरेडी इन्फिनिटी पूरा ले चुके हैं, उसके बाद आपका दूसरी लाइन से एक डायमंड बना दे तो आप ऑटोमेटिकली ब्लू डायमंड का आपने फंड भी उठाया है, ब्लू आपके पास 5 लाख रुपए ब्लू डायमंड का भी आ गया है और नीचे वो बंदा इंडिपेंडेंट हो गया। अब आप अदर लैग में काम करना चाहिए, वहां एक डायमंड पैदा करें। आप मल्टीपल, आपने कहा कि 9 लाख पे काम कर रहे हैं, तो मेरा तो मानना सर यही है, आप तब तक दूसरी लैग में ना जाएं जब तक आप वहां से डायमंड इन्फिनिटी का फंड यानी कि उसको डायमंड ना बना दें। तो सर चाहे एक दिन में, एक हफ्ते में, एक साल में बनाएं या उसको ना बनाएं, इन्फिनिटी आपका लिमिटेड आना था उसे डायमंड बनाने तक के लिए। तो मेरी तो यही मानना है, पूरी कम्युनिटी के लिए एक ही बात मेरी कहनी है कि जो भी व्यक्ति अपनी टीम को लेके आगे चलना चाहता है तो वो बहुत जल्दी से जल्दी एक ऐसा लीडर पैदा करे, अपनी कॉपी पैदा करे और उसको डायमंड बनाकर उसको आजाद कर दे, और अपने आप ब्लू डायमंड हो जाएगा तो नेक्स्ट अदर लैग से 16% आपको आने लगेगा। फिर अदर जैसे आपका डबल बिजनेस होता तो फिर मेरे ख्याल में 4 डायमंड होने के बाद आपके साथ अदर 4 लैग से तो हम ग्रीन डायमंड हो जाते हैं। तो सर मेरी तो स्ट्रेटेजी यही रही है जैसा आपने बताया, और सभी लोगों को मैं भी ये सलाह देना चाहूंगा कि डायमंड जो है वो थपेड़े खा के बनना चाहिए, फोकट का डायमंड नहीं होना चाहिए, उसको सपोर्टिव डायमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि बादाम खाने से अकल नहीं आई, वो थपेड़े धक्के खाने से अकल आई है। तो उसको उन 2500 लोगों की काउंसलिंग या माने तो फिर अपने आप 2500 लोगों के साथ कभी नीड भी नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही हमारे पास पहली मीटिंग आई, ये फार्म का साइज हमने उसका डबल करवा दिया या उसका फार्म का साइज हमने 5 गुना करवा दिया, और उसके बाद जब उसे लगा कि यार मेरे पास तो एक कॉइन का फार्म होना चाहिए था, 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसको रियलाइजेशन हुआ, तो उसका ऑटोमेटिकली बिजनेस का ग्रोथ 10 गुना हुआ। जब उसके पास हमने पैसा पहुंचाया, जब हमने उसको पैसा ही नहीं पहुंचाया, उसको इंडिपेंडेंट ही नहीं किया, तो उसकी समझ नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल में डायमंड बनने के लिए मुश्किल से 100 लोगों की टीम पे हम लोग फिर डायमंड बन जाते हैं। तो यहाँ से तो मेरी तो राय यही है, जितने भी लोग सुन रहे हैं तो वो फास्टली पहले अपनी टीम को अपने पर्सनल रेफरेंस को डालते चले जाएं डेप्थ में, और 1.25 करोड़ का टर्नओवर उसको दें,
जितना उसका हमें साइड से मिल रहा है, उसको वर्क करने को हमारे उनके साथ वर्क करने का मौका मिलता है हम लोगों को, तो उसके साथ में वर्क कर सकते हैं इजीली। तो उसको बहुत जल्दी डायमंड बनाना, क्योंकि अपने पास जो इन्फिनिटी आता है, मेरे ख्याल में सर मैं तो मानता हूँ टीम के लिए आता है, उसमें से 5% हिस्सा मैं हमेशा टीम पे। अभी हम लोगों ने आज कॉर्डेलिया क्रूज का टारगेट लॉन्च करना है, मैं अपनी टीम को लेके जाना चाहता हूँ कॉर्डेलिया क्रूज। तो मैंने एक 5 लाख रुपए का, वहां लगभग 30,000 रुपए खर्चा हम लोगों का है। तो मैंने अपने सारे डायमंड से, जितने भी टीम में मेरी में डायमंड से, सबको बोला कि जो भी व्यक्ति 5 लाख का बिजनेस लेकर आएगा, इंडिपेंडेंट सेल्फ बिजनेस, चाहे वो नीचे डाले, तो कैलकुलेट वो एक ही तरीके से होगा सर, कि नीचे 5 लाख का ही कैलकुलेट होगा एक व्यक्ति के लिए। तो कोशिश करेगी सेल्फ लाने की कोशिश करेगा बंदा, तो सर 30,000 रुपए का खर्चा उसका है। एक तो उसका टारगेट ऊपर पहुंचा, अगर उसने 5 या 6 या 8 या 10 डायमंड मतलब कॉर्डेलिया क्रूज अचीवर निकालते हैं हम सब के प्रयास से मिलकर, सिस्टम के प्रयास से मिलकर, तो अभी 5 लाख पे जो हमने डिजाइन किया है, तो ऑटोमेटिकली 75,000 रुपए इन्फिनिटी आ रहा है, तो वो 30,000 रुपए हमने उधर देना तय किया है। और अगर वो बिजनेस 10 लाख ले जाता तो उसका फ्लाइट का टिकट भी वो मेरी तरफ से है। तो मैं तो इस तरह के टी शर्ट वगैरह देना, ये सारी चीजें देना, ये मैंने सब किया है अपनी टीम के लिए। तो मैं चाहता हूँ मैक्सिमम डायमंड पैदा हो, ताकि मैं उससे मैं एक लिमिटेड इन्फिनिटी निकालकर मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं। क्योंकि सर रैंक बोनस, बहुत बड़े बड़े रैंक बोनस आते चले जाते हैं, वो खर्च नहीं होते, ऊपर से इन्फिनिटी लोगों को आता चला जाता है। तो सर मेरा बस यही सजेशन था कि लोग जल्दी से जल्दी अपनी टीम में कोर टीम ऐसी बनाए जो डायमंड बन जाए। बहुत अच्छा सजेशन है आपका सर, थैंक यू। देखो नॉर्मली क्या होता है कि हर बिजनेस के अंदर जब हम प्रॉफिट गेन करते हैं तो वो प्रॉफिट को बिजनेस को बढ़ाने के लिए रीइन्वेस्ट करते हैं, राइट। आज अगर मुकेश अंबानी है, हजारों लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रहे हैं, अगर लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं तो हजारों करोड़ की सैलरीज जा रही है या मार्केटिंग के खर्चे जा रहे हैं, तभी तो लाखों करोड़ का टर्नओवर हो रहा है। और हम जब नेटवर्क के बिजनेस में आते हैं, कोई सीनियर का सपोर्ट मिल जाता है, हम डायमंड रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, और हमारे पास जब इन्फिनिटी आता है तो हम क्या करते हैं, अब ये तो मेरा है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई सैलरी की। हम किसी कंपनी में नौकरी करते, 25-50 रुपए तनख्वाह मिलती, अब वो तनख्वाह जैसे अकाउंट में आ गई वो तो हमारी हो गई, हम उसके मालिक हो गए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को लोग जब कमीशन आता है या रैंक बोनस आता है उसको अपनी तनख्वाह समझ के बैठ जाते हैं, राइट। जब कोई दुकान डाल के बैठता है, जब उसका साल भर में, महीना भर में जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट को दुकान में इन्वेस्ट करता है, घर के खर्चे के लिए थोड़ा बहुत निकालता है, बाकी का पूरा रीइन्वेस्ट करता है। और रीइन्वेस्ट करते 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 5 लाख का दुकान 5 साल में 50 लाख रुपए का बन जाता है। जिस दिन आपने दुकान शुरू किया था उसमें 5 लाख का माल भरा था आपने, और 5 साल बाद जब आप ऑडिट करोगे कि आपके दुकान में सारे प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो 50 लाख की पहुंच जाती है। फिर ये 45 लाख आया कहां से? और आपका जो नेटवर्क प्रॉफिट होता है वो नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है। आप 5 लाख का माल बेचोगे, उसमें 10% प्रॉफिट मार्जिन है, तो 5 लाख का 10% कितना होता है? 50,000 रुपए होता है। आप मेहनत उतनी ही कर रहे हैं लेकिन 50,000 कमा रहे हैं, तो आपको लग रहा है नौकरी करना अच्छा है इससे, तो क्योंकि नौकरी करके भी 50,000 मिलता है। लेकिन जब आप उसी बिजनेस के अंदर रीइन्वेस्टमेंट करते और 5 लाख से उसका नेटवर्क 50 लाख पे लेके जाते, और जब आप उतने मेहनत पे 5 लाख रुपए महीने का मिलता है, तो फिर आप 5 लोगों को नौकरी पे भी रखते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के अंदर हम जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, आप मान लो महीने का कोई लीडर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए कमा रहा है, तो उसमें से उसको 10-20%, 25% के फंड को बिजनेस को डेवलप करने के लिए बार बार रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका नेटवर्क बड़ा बनते जाएगा। कई बार तो क्या होता है कि लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जब कोई मीटिंग हो रही है, कहीं इवेंट में जाना है, तो ये तो जिम्मेदारी किसकी है? सीनियर की, हमारी नहीं है। हमारे आने जाने के खर्चे सीनियर दे, उधर इवेंट के मीटिंग के खर्चे सीनियर दे, उसकी जिम्मेदारी है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एहसास कर रहे हैं, हमारा तो इसमें कुछ नहीं है। सीनियर पैसा कमा रहा है, हमारी वजह से कमा रहा है। तो ये जो मानसिकता लोगों की बन जाती है, ये मानसिकता गलत है। आप इस बिजनेस में आ गए, आपके पास अभी कुछ नहीं है, आपको सीनियर से जो एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है, सर्विसेज मिल रही है, सपोर्ट मिल रहा है, वो आप उसको रिस्पेक्ट के साथ ये बोल सकते हैं कि हम खुश नसीब है, हमें एक अच्छा सीनियर मिल गया। वो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन आप इस सिस्टम के अंदर आ गए तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है कि आपको अपना बिजनेस डेवलप करना है। आपके पास पैसे नहीं है तो आपको उस पैसे की अरेंजमेंट करनी है, क्योंकि आपको ग्रो होना है। तो ये मानसिकता बनानी पड़ेगी। अगर कोई बिजनेस में पैसा कमा रहा है तो उसको ये मानसिकता रखनी पड़ेगी कि मैं और ज्यादा रीइन्वेस्ट करूंगा और अच्छे से ट्रेनिंग प्रोवाइड करूंगा, कोई एक अच्छी ट्रीट दे दूंगा। जैसे अभी राणा जी ने कहा कि मैं अपने टीम के लिए प्लान बना रहा हूँ कि मैं क्रूज पे लेके जाऊंगा मेरी टीम को। अगर वो नया बिजनेस इतना करते उससे मेरा रेवेन्यू 5 लाख 10 लाख का बनता है,
तो उसमें से 5 लाख रुपए मैं टीम को रिवॉर्ड दूंगा। तो ये हर किसी लीडर का, एक बिजनेसमैन का अपना पर्सनल व्यू, वो अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना चाह रहे हैं। तो ये काम हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जिनका विजन बड़ा है, जिनको बहुत बड़ा बनना है, ये उनका विजन है, उनका काम है कि ठीक है मैं जो कमाऊंगा उसको रीइन्वेस्ट करते जाऊंगा, टीम को ग्रो करूंगा, टीम बड़ी बनेगी तो ऑटोमेटिक मैं तो बड़ा बनने वाला है। तो मैंने कई बार कहा है कि मैंने पिछले 6 साल के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा रीइन्वेस्टमेंट किया है। पूरे इंडिया के अंदर जितने ओपन सेमिनार्स हो गए, जितने ट्रेनिंग्स हो गए, हर जगह पे मैंने 6 साल पैसा लगाया। एलेक्स सर ने भी इतना पैसा नहीं लगाया होगा इंडिया के लिए जितना पैसा मैंने लगाया। पहले 3 साल तो मैं 1 रुपया भी नहीं कमाता था, पूरा का पूरा पैसा रीइन्वेस्ट करता था। अगर ये सेम स्टोरी पे हम हर कोई काम करता है, जो मैंने किया आपको नहीं करना है, क्योंकि आप पूरा पैसा खर्चा करोगे तो फिर बोले घर कैसा चलेगा। मेरे को तो घर चलाना है, ना बीवी ना बच्चे ना गाड़ी ना घर। तो आप मेरी कॉपी मत करो। तो सबको अपना घर भी चलाना है, उसके साथ आप कितना कर सकते हो उतना आपको करना है। तो ये हर लीडर की अपनी सोच है, उनको बिजनेस समझ में आ गया और वो बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने अपने कैलकुलेशन से जा सकते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी भी है बिजनेस के प्रति, क्योंकि जिस बिजनेस से हम कमा रहे तो उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमें उसको खत पानी डालना पड़ेगा, यानी उसके लिए रीइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते, 9:30 बज गए। शाम को 7 बजे के वेबिनार में मिलते हैं ज्यादा से ज्यादा लीडर्स के साथ। टेक्निकल क्वेश्चन से आपके 8 से 9 के सेशन के अंदर आपको आना है, वहां पे इस सेशन में क्वेश्चन हैंड रेज करना है और टेक्निकल क्वेश्चन का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जो गैस की फी को लेके प्रॉब्लम चल रहे, आप अपने ग्रुप के अंदर या सीनियर्स के साथ फोन पे बात करके भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, या जिसका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है उनको अपने ग्रुप के अंदर एक वॉइस कॉल डालना है कि हाँ मैंने ये प्रॉब्लम रेज किया था, क्वेश्चन इसका सोल्यूशन मिल गया, ये सॉल्व हो गया और इसका ये प्रोसेस है। तो इसका मतलब ये ना आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो आपको चुप बैठना है, आपको बाकी लीडर्स को भी वो मैसेज देना है कि ऐसा मैंने किया इसलिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो बाकी लोगों को भी उसका बेनिफिट मिलेगा। तो हैव अ ग्रेट डे। शाम को मिलते हैं 7 बजे।